हमारे देश को सिर्फ 3A ही चला रहे हैं और 3A से अगर आप पंगे लोगे तो आप खत्म हो। आंखें खोल दी आपने मेरी तो आज। हमारा देश सामने से अलग दिखाया जा रहा है, पीछे से कुछ और है। जहाँ पॉलिटिशियंस और जहाँ बिजनेसमैन एक साथ हमारे देश में मिल जाते हैं ना, वहाँ पे आम जनता के लिए रूल्स अलग होते हैं, बड़े लोगों के लिए रूल। अब एक शादी भी बहुत खतरनाक, और उसमें 2 करोड़ की घड़ी भी गिफ्ट की गई। 2 करोड़ की घड़ी नॉर्मल गेस्ट को मिली है। ए ग्रेडर्स को, दुनिया का जो सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, उसके मालिक आ रहे हैं। जेपी मॉर्गन, उसके मालिक आ रहे हैं। मेन हर बंदा वहां पर अवेलेबल है। ये दुनिया की तरफ मैसेज क्या जा रहा है कि बॉस आई एम द किंग। तो एक व्यक्ति है, उनका कुछ भी ऐड करो तो 7 हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई, काफी बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया। इन व्यक्ति ने एक भी ट्वीट नहीं किया, लेकिन इस शादी के लिए अलग से इतना बड़ा ट्वीट लिखा गया। ट्वीट छोड़ो, गाना गाया गया, कविता लिखी गई है। अपन इतनी मेहनत करते हैं, सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट ले जाती है। इसको मैं कहूँगा टैक्स टेररिज्म होता है हमारे देश में। आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा मीडिया और सोशल मीडिया को ओन कौन कर रहा है? जिनके बेटे की शादी हुई वो बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को ओन करते हैं। इन लोगों ने ऐप्स ऐसे बनाए कि हम चिपके रहे। इन लोगों ने चीजें ऐसे बनाई हम एडिक्ट हो जाएं, हमको पता भी नहीं हम लोग एडिक्ट हो गए हैं। आज सबसे ज्यादा लोग 2 चीजों से एडिक्ट हैं। पहला, जो हम सबसे बड़े उद्योगपति की बात कर रहे हैं, उनके राइट हैंड को उन्होंने 1600 करोड़ का घर गिफ्ट किया था। लोग ये सोच रहे हैं खर्चा करते रहे, भाई खर्चा उनके नेटवर्क का 1% भी खर्चा नहीं हुआ। जिस बंदे को आप ऑथेंटिक भी समझते हो ना, वो पैसे के सामने झुकता है। इसका लाइव प्रूफ देता है। देश के ऊपर बहुत कर्जा है। गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूं। तो अभिषेक जी सर, अब एक शादी भी बहुत खतरनाक, बहुत पैसा स्पेंड किया गया उसमें जी, और उसमें 2 करोड़ की घड़ी भी गिफ्ट की गई। जी, राइट जी। अब हमारे इनकम टैक्स जी बोलते हैं कि अगर आपको गिफ्ट मिला है और 5,000 से ऊपर का अगर गिफ्ट मिला है तो आपको बताना पड़ेगा और उस पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या ये 2 करोड़ की घड़ी पे इनकम टैक्स पे किया गया होगा? तो इसको थोड़ा सा मैं एक कहानी के तौर पे बताता हूँ, जो रियल कहानी है। ठीक है। और तो शुरुआत करते हैं हम करीब करीब 90s में, अर्ली 90s में। जिनकी शादी के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पिताजी के पिताजी की बात करते हैं हम। ठीक है। तो उस समय पे क्या हुआ था, 80s, लेट 80s और 90s, लेट 80s आप समझ लीजिए। उस समय पे एक बहुत बड़ी रेड चली थी इनके ऑफिसेस पे, और बहुत खतरनाक वाली रेड थी। और किसी तरह से ऐसा माना जा रहा था कि कुछ भी करके अब ये इतने बड़े उद्योगपति बन गए कि इनको अब रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे, देश को तो पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। और कभी भी राजनीति में कोशिश ये रहती है कि सारा पावर हमारे हाथ में रहे, कोई नहीं कर सके। और इतिहास गवाह है। आप देखिए 91-92 में हर्षद मेहता के हाथ में गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल आ रहा था, क्योंकि वो बहुत मेजॉरिटी स्टेक उठा रहे थे ऐसी ऐसी कंपनीज में जो कि अर्थव्यवस्था पे कंट्रीब्यूशन करने वाले थे। सीमेंट की कंपनीज हो गई, रियल एस्टेट की कंपनीज हो गई, एट द एंड वो डेवलपमेंट में हेल्प करने वाली थी। तो उनको रोका गया किसी तरीके से। सेम 2000 में भी हुआ, सेम 2008 में भी हुआ। तो इनको कैसे रोका नहीं जा सकता? तो उस समय पे जब रेड हुआ ना, तो वो रेड की जैसे ही 4-5 दिन वो रेड चली, उसके बाद अचानक से ही खबरों से गायब होने लग गए। खबरों से ये रेड की बात गायब हो गई। क्या उसका आउटपुट हुआ वो कुछ भी नहीं है। और जब भी किसी से पूछा गया, किसी अधिकारी से, तो ये कहा गया कि भाई कुछ भी नहीं निकला। ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली उसके 6 साल बाद जो मेन अधिकारी था, जो मेन इनकम टैक्स ऑफिसर था, वो परमानेंट पेरोल पे इस कंपनी में काम कर रहे हैं 6 साल बाद। परमानेंट पेरोल पे इनके कंप्लायंस टीम पे काम कर रहे हैं। ये जो सबसे बड़े उद्योगपति है, इनके कंप्लायंस टीम पे काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोइंसिडेंस होगा, नौकरी अभी रिटायरमेंट हो गया तो उसके बाद इनने सोचा होगा। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पर क्या होता है कि इनकी जो वाइफ होती है, 3 साल बाद अचानक से इन उद्योगपति की जो भी पार्टीज होती हैं उधर वो दिखती हैं। ये भी कोइंसिडेंस हो सकता है, हमको क्या पता। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि पति गुजर जाते हैं, उनकी वाइफ कभी कभी दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती है। जो इनके 2 बच्चे होते हैं वो भी इसी कंपनी में काम कर रहे हैं। मतलब जिस इनकम टैक्स ऑफिसर ने रेड डाला, जो सबसे ज्यादा हाथ पैर धो के पीछे पड़ा हुआ था, उसकी पूरी फैमिली अचानक से बेस्ट फ्रेंड्स हो गई हैं इस उद्योगपति के साथ। एंड फास्ट फॉरवर्ड, जिस शादी की आप बात कर रहे हैं, उस शादी की कुछ तस्वीरों में गलती से कुछ लोगों ने सेल्फी ले ली थी। आज इंटरनेट पे आप जाके सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाए। तो वो लेडी वहां पर बेटा, जो जिसकी शादी हो रही है, बेटे के साथ फोटो खिंचवाते हुए दिख रहे हैं। पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में राजनीति और बिजनेसमैन हमेशा हैंड इन ग्लव चलते हैं।
और इसी के साथ सरकार भी हैंड इन ग्लव चलता है, ऑब्वियसली सरकार का बड़ा हाथ रहता है, और कहीं ना कहीं ये बिजनेसमैन ही रहते हैं जो सारे रूल्स डिक्टेट कर रहे हैं। तो जो 2 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं कि क्या इस पे टैक्स जाएगा, कौन देगा, क्या देगा, ये सारे रूल्स रिग्ड हैं फॉर द बिजनेसमैन जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपको एक नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनके आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो उन्होंने एक फ़ोन लगाया। फ़ोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास, और केवल एक चीज़ कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है, सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूंगा। ऐसा बोला गया। मतलब आप देख सकते हो द शेयर पावर ऑफ दिस पर्सन जिसकी हम बात करें। लोग गेस करेंगे कमेंट्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे। अब मैं आपको इस पे और एक इंटरेस्टिंग किस्सा, बिकॉज आपने शादी का बात छेड़ ही दिया है, तो मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि ये सारा गेम ना पूरा पीआर का होता है। सब लोग कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ की शादी कर दी, पैसे वेस्ट कर दिए, ये क्या कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लग रहा है, क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सही सही बताइए, आपके दिल से जो निकलता है। देखो, अस्तित्व में बने रहने के लिए तो आपको दिखना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप दिखते रहोगे तो बिकते तो रहोगे। ही बिकते रहोगे। बिल्कुल। तो ये तो आपने बिजनेस के हिसाब से करा। हाँ। लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था आपको कि क्यों, इतना क्यों? थोड़ा 1,000 करोड़ में भी तो कर सकते थे, 500 करोड़ में भी कर सकते थे। थोड़ा लग रहा था, पर मेरे को लग रहा था कि इनको एक्सपेंसेस ज़्यादा बुक करने होंगे। चलिए, वो तो आप अकाउंट्स में चले गए। अब इस पे भी बहुत, पता है, हम लोग हमेशा एक ही दृष्टि से सारे रईसों को देखते हैं, इसी चक्कर में वो रईस है और हम यहाँ पर है। हाँ। इसको थोड़ा समझते हैं। आज से कुछ साल पहले रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन की शादी हुई थी, ठीक है। वो रॉयल ब्रिटेन फैमिली जो हुई थी, उनकी जब शादी हुई थी, उस शादी को देखने के लिए जितनी व्यूअरशिप हुई थी, जो सैटेलाइट राइट्स और टीवी राइट्स थे, वो यूएस के सुपर ब्रॉल से भी ज्यादा थी। मतलब यूएस के पूरे, जहां पर फुटबॉल इतनी बड़ी चीज होती है, स्पोर्ट्स इतनी बड़ी चीज होती है, उससे 3 गुना ज्यादा लोग एक शादी को देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा कोरिया के एग्जाम्पल से, थोड़ा लोगों के माइंड को हम खोलते हैं। आज से ना 8-10 साल पहले कोरिया के इतनी कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ यही बात होती थी कि भैया एक जन बैठा हुआ वो मिसाइल फेंक देता है, हाँ। बॉर्डर, अगर कई खतरों का खिलाड़ी बनना, उनके बॉर्डर पे चले जाओ, वो उड़ा देगा, डिक्टेटरशिप चल रही है। आज ना कोरिया की अलग तरीके से बात हो रही है, और इसकी कहानी एक बहुत सिंपल तरीके से शुरू हुई थी। क्या हुआ था कि एक बार एक बहुत बड़े नेता रहते हैं, ठीक है, वो जाते हैं कोरियन मिनिस्टर से मिलते हैं। एंड याद रखिए, मैं उस पार्ट ऑफ कोरिया की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर ये सारे मिसाइल चलती है, मैं दूसरे शांति प्रिय कोरिया की बात कर रहा हूँ। तो उनसे बात करते हैं, और कोरिया को सब जानते थे कार की कंपनी से, क्योंकि कोरियन कार्स वर एक्चुअली गुड। जापानीज की बात करते थे मैन्युफैक्चरिंग और कार की, और कोरियन कंपनीज की बात करते थे, राइट। तो ये बड़े मिनिस्टर ऐसे ही मस्त अपना ड्रिंक पीते पीते बोले कि भाई आपको एक राज की बात बताओ। बोले क्या है? बोले जो जुरासिक पार्क मूवी आई है ना, वो इतनी बिकी है जितनी आपकी ह्युंडई की गाड़ियां नहीं बिकी है। जुरासिक पार्क ने इतना कमाया। तो ये हैरान, बोले ये क्या बात कर रहे हो, उस साल की बात कर रहे हैं? बोले 1 साल में एक मूवी ने इतना करा, और हम इतनी मेहनत करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना के इतना बज नहीं बना पाए। तो एक कंसेप्ट निकला कि दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो प्रोडक्ट नहीं बेचना है, कल्चर बेचना है, ठीक है। तो इन लोगों ने मतलब एक मीटिंग बिठाई और बोला कि भैया कोरियन कल्चर अब बाहर जाना चाहिए, कुछ भी करो कोरियन कल्चर को बाहर लेके जाओ। फास्ट फॉरवर्ड इनने कुछ सीरीज बनवानी शुरू करी। आजकल की यूथ जनता वो देखती है, कुछ के पॉप करके चलता है, वो देखते हैं। आप देख रहे हो साउथ कोरियन मेकअप के ट्यूटोरियल आते हैं कि भाई किस तरह से ग्लोइंग स्किन। ये 10 साल पहले आपको दिख रहे थे, तब तो हम सिर्फ इंडियन ब्यूटी कहते थे। आजकल तो सारी इंडियन ब्यूटी को साउथ कोरियन चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। वो आप शिफ्ट देख रहे हो माइंडसेट में? साउथ कोरियन सीरीज देख रहे हैं, रात रात भर बच्चे नौजवान लगे हुए अपने मोबाइल पे नेटफ्लिक्स पे कि भैया साउथ कोरियन हमको वो देखना है। एब्सोल्युटली राइट। कोरियन बने, ये अचानक से कैसे हो गया? इसका फायदा कैसे होता अब आप समझाते हैं। तब आपको मैं धीरे धीरे करके लेकर आऊंगा शादी पे। कल्चर को जब आप बेचना शुरू करते हो, एट द एंड फायदा होता है जिसने ये बेचना शुरू किया, प्लस पूरी अर्थव्यवस्था को। कोरिया में जो टूरिज्म आता था, ये सब आने के पहले, फिल्म लाइन को, पूरा कल्चर को प्रमोट करने से पहले, वो करीब करीब साल के कुछ 7 मिलियन लोग आते थे। ये जैसे ही आया, 1 साल के अंदर 19 मिलियन लोग आने लगे, क्योंकि लोगों को पता लगने लग गया, क्यूरोसिटी होने लगी। देखो, पैसे की कमी आज के समय में लोगों के पास नहीं है। आज के समय पे लोगों को आप बोलोगे, वो 100 रुपए की जगह पे 800 रुपए की कॉफी भी पियेंगे। 10 रुपए की भी कॉफी मिलती है नेस्कैफे की छोटी सी, लेकिन वो 200, 500, 800 के भी एक्सपीरियंस के लिए पियेंगे। तो कोरियन वालों ने पहले ये चीज क्रैक कर ली। कोरियन वालों ने जब क्रैक करी तो उनका टूरिज्म बढ़ा। अब आप सिंपल सा सोचिए, गोवा के एग्जाम्पल लेते हैं। जब गोवा में टूरिज्म आता है
तो क्या सिर्फ गोवा के फ्लाइट्स के दाम को फायदा होता है? नहीं, वहाँ पे जो बीड बना रहे उनको फायदा होता है, वहाँ पे जो पब्स है उनको फायदा होता है, वहाँ पे लोग फिश खाने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिशी कल्चर वालों को भी फायदा होने लग जाता है, रेस्टोरेंट्स को फायदा होने लग जाता है, वहाँ पे दारू सस्ती रहती है, दारू वालों को फायदा होने लग जाता है। एट द एंड जब सबको फायदा हो रहा है तो स्टेट को फायदा होने लग जाता है, देश को फायदा होने लग जाता है। कोरियंस ने ये चीज़ क्रैक करी। सेकेंड थे हम जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली की बात करी। जब ब्रिटिश रॉयल फैमिली की इतनी व्यूअरशिप होने लग गई तो लोगों की ये नज़र जाने लग गई कि ये जिन दोनों की शादी हुई है ये क्या पहन रहे हैं, ये क्या खा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, और लोगों को पता भी नहीं चला था। अब वो तो खैर रॉयल फैमिली थी तो उनको इतना चार्ज करने की जरूरत नहीं थी, बट वो रॉयल फैमिली जहां जहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके बैठी थी, एग्जांपल किसी ड्रेस की कंपनी में अगर उन्हें निवेश करके रखा उसी की ड्रेस पहनेंगे तो लोग अरे यार रॉयल वाले पहन रहे हैं हम भी पहनेंगे, 1000 रुपए का है 5000 का बिक रहा है हम वो खरीदेंगे। तो ये जो रॉयल बैंक की रॉयल फैमिली थी इन्होंने कल्चर कर लिया। अब आते हैं इस महंगी भारतीय शादी में। आप अगर नोटिस करें जॉन सीना आया था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एक रेसलर है, यू कैंट सी मी ऐसे करते रहते हैं वो। उसके बाद हमारी आई थी काफ़ी सारे विदेशी ये लोग आए थे। मैक्सिमम लोग जो शादी में आए थे उनका कपड़े अगर आप देखोगे विदेशी भी जो थे, किम कार्दाशियंस आए थे, उन्होंने इंडियन डिज़ाइनर्स के ड्रेस पहने। जॉन सीना जो रेसलर है जो पूरे कपड़े आज तक नहीं पहने उसने शेरवानी टाइप पहनी है, सूट पहनी है। अब जस्ट इमेजिन करो जॉन सीना के जो करोड़ों फैंस जो यूएस में बैठे हैं उन पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है? भारतीय कल्चर का, भारतीय कल्चर, भारतीय ड्रेस, भारतीय डिजाइनर्स का। ठीक है, अगर आप उस पूरी शादी को भी देखोगे, भले विदेशों को बुलाया गया थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए, पावर दिखाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कल्चर किस तरह से प्रमोट हुआ है आप देखो। घर पे भगवानों को दिखाया गया है, पंडितों को बिठाया गया है, सारी चीजें दिखाई गई है। क्या जा रहा है? इंडियन कल्चर। ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री आपको सपोर्ट करने आपकी शादी में नहीं आएंगे क्योंकि ये विन विन सिचुएशन जा रहा है। लोग इस एंगल से सोच ही नहीं रहे। दूसरी चीज है, जिन लोगों को बुलाया गया है उसमें अगेन जो सबसे बड़े उद्योगपति जिनके बेटे की शादी हो रही है उनका इन्वेस्टमेंट है। जो पहली बार रिहाना ताई को बुलाया गया था गाने के लिए 60-70 करोड़ दिए गए। जो रिहाना ताई का कॉस्मेटिक वाला ब्रांड है जिसका इंडिया में जो लॉन्च हुआ है उसके इन्वेस्टर कौन है? वो खुद है। जिन स्टार्स को यहाँ पर बुलाया जा रहा है वो सब कौन है? जो प्रोडक्शन हाउसेस में पैसा जा रहा है उन्हीं के अंडर ये सारे लोग काम करते हैं। तो देखिए, इसको अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में समझाऊं तो दुनिया में अगर आपको अपनी ताकत दिखानी है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है सॉफ्ट पावर और एक होता है हार्ड पावर। हार्ड पावर को अगर समझा जाए तो ये हिस्टोरिकल तरीके से होता था। हिटलर हार्ड पावर यूज करता था, मिसाइल छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, बंदी बना दूंगा, जेल में डाल दूंगा, कारावास में डाल दूंगा। जो पौराणिक काल में भी हम देखते राजा महाराजा लोग क्या करते थे, बंदी बना के ले जाते थे। ये अपना पावर दिखा रहे, लोग डर के रहते थे ना। वो भी तो एक इन्फ्लुएंस ही था कि अरे यार हम अगर कुछ बोल देंगे तो ये हमको हिरासत में ले जाएंगे, तो चुपचाप रहो, जो बोल रहा है अच्छा टैक्स देना है टैक्स भरो, कर भरना है कर भरो, सारी चीजें वो करते थे। रशिया यूक्रेन क्या कर रहा है? रशिया ने क्या दिखाया? ताकत दिखाया। डर के मारे क्यों लोग रहते हैं कि भैया पुतिन भाई का भरोसा नहीं है, कब न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देंगे, सब वर्ल्ड वॉर 3 करवा देंगे, 4 करवा देंगे, सब करवा देंगे। तो ये होता है हार्ड पावर। यूएस ने क्या किया था इराक ईरान में जाके? यही चीज करी थी। बिन लादेन को उड़ा के उन्होंने दिखाया था हार्ड पावर कि बॉस हमारे पास मिसाइल्स है, हम तुमको उड़ा देंगे। ये था हार्ड पावर। जो हम लोगों ने उरी अटैक करा था, हार्ड पावर। हार्ड पावर। तो ये तो हो गया एक हार्ड पावर हो गया। अब टेक्निकली हर देश का बड़ा उद्योगपति हार्ड पावर नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक देश है। तो हमारे इधर चाइना वाले शायद दिखा सकते हैं, तो हम नहीं दिखा सकते। ठीक है, फिर आता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर को अभी एस किया हुआ है चाइना ने। चाइना क्या कर रहा है? चाइना क्या करता है, वो कर्ज देता है बाकी देशों को। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को इतना ज्यादा कर्ज दे दिया कि वो कर्ज के तले इतने दबे हैं कि आज एसेट बिकेंगे तो भी चाइना के पास आएंगे, कंट्रोल भी उनके पास आएंगे। आप लोगों को बता दूं, जितने लोग व्यूइंग कर रहे हैं, ईवी इज द नेक्स्ट फ्यूचर कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। हम अभी आज जहाँ पर बैठे बैंगलोर में जगह जगह पर ईवी स्टेशन भी है। मैं मॉल्स भी जाता हूँ तो वहां पर आपके पास ईवी का सप्लाई है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर भी चाइना अपना गेम खेल चुका है। ईवी बैटरीज बनाने के लिए जो कोबाल्ट का इस्तेमाल तो होता है, उसकी सबसे ज्यादा खदानें जो साउथ अफ्रीका में 70% चाइना कंट्रोल करती है। कर्जा दे दे के पहले से कंट्रोल कर चुके, 15 साल पहले से उन्होंने ये चीज कर दी। इलॉन मस्क ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बॉस रोक लो वरना चाइना पूरी तरीके से। अब जस्ट इमेजिन करो, अगर हम ईवी फ्यूचर की बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया अगर ईवी पे डिपेंडेंट होने वाली है और 70% कंट्रोल अगर चाइना के पास है, तो हम किसके मोहताज हो जाएंगे? चाइना के। तो ये सॉफ्ट पावर का पहला एग्जाम्पल है। अभी बीच में आपने देखा होगा मॉलडीव्स के साथ भी क्या हुआ, हमने जैसे ही ताल्लुकात छोड़े क्या हालत होने लग गई वहीं पे। ये होता है सॉफ्ट पावर कि बोल के, दिखा के, कुछ ऐसा करके हम करवा दे कि भाई हमारा पावर दिखे और हमारा तवज्जो चले। अब आते हैं ये शादी जिनने कराई है।
मैं दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स को यहाँ बुला सकता हूँ, सॉफ्ट पावर। तीनों खान्स जो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं, हम तीनों को आप एक साथ कभी डांस करते हुए नहीं देखोगे, मैं वो करवा सकता हूँ। एक नहीं आए ना, एक नहीं आए, बट वो पहले उसमें तो आ चुके थे। अगर आप स्टार्टिंग वाले उसमें फंक्शन में देखोगे उधर आ गए। शादी यार एक बार भी आपने हाजिरी भर दी तो आप कहीं ना कहीं आए हो, बाकी तो कमिटमेंट्स भी रहती है ना कहीं ना कहीं। तीसरी चीज आप अगर देखोगे कि बॉस दुनिया की सबसे महंगी महंगी घड़ियां हम अपने गेस्ट को ऐसे ही दे रहे हैं, 7 लाख की शादी के कार्ड दे रहे हैं, हर बंदे को 7 लाख की कार्ड जा रही है। इसके अलावा पॉलिटिशियंस, इसके अलावा दुनिया का जो सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, उसके मालिक आ रहे हैं, जेपी मॉर्गन उसके मालिक आ रहे हैं। मेन हर बंदा वहां पर अवेलेबल है जो इस चीज को कवर कर रहा है। ये दुनिया की तरफ मैसेज क्या जा रहा है कि बॉस आई एम द किंग। जैसे वो सुल्तान मूवी में दिखाया गया था कि पूरे केजीएफ में दिखाया गया था कि देखो मैं पूरा कंट्रोल करता हूँ, मैं राजा हूँ। ऐसा नहीं दिखाया कि उसके पास अरबों की संपत्ति है लेकिन चलती उसकी है। तो यहाँ पर पॉलिटिशियन, भाई देश के प्रधानमंत्री कितनी शादियों में जाते हैं आप बताइए? दो ही गए, देखा दूसरी गए। तो आप ये देखिए, तो ये सॉफ्ट पावर का डेमोन्स्ट्रेशन है। लोग ये सोच रहे हैं खर्चा करते रहे, भाई खर्चा उनके नेटवर्क का 1% भी खर्चा नहीं हुआ। एक आम आदमी क्या करता है आज? एक आम आदमी, एक सिंपल सा स्टैटिस्टिकली मैं बताता हूँ, 23 साल की उम्र है, नौकरी लगती है। ऑब्वियसली बात है IIT IIM के टॉप पर रहो तो बात अलग है, पर एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल बंदे की बात करेंगे। 20-25 हज़ार से नौकरी चालू करी है। पहले तो ब्रेड एंड बटर करने में ही उनकी हालत खराब हो जाती कि यार 20-25 हज़ार है, अब मुंबई दिल्ली बैंगलोर जैसी जगह में रुके तो बचना क्या है, 2-3 हज़ार बचेगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी कंजूसी से अगर रुक गए तो। धीरे धीरे करके आप सैलरी बढ़ेगी। 3 साल में आपके घर वाले बोलेंगे भाई शादी कर लो, ब्याह कर लो। इंडियन ट्रेडिशन है भाई वो तो, कि भाई नौकरी लग गई, सेटल हो गया, वो कर लो, बाकी बाद में देखे जाएंगे। आप भले बोलोगे नहीं पहले मेरा घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बोले तब तक तो बुढ़ा हो जाएगा, पहले ही कर ले, फिर EMI में खरीद लेना। सैलरी जब तक 50 हज़ार हो गई है, सेविंग कितनी होगी? 3-4 लाख। ये तो मैं बोल रहा हूँ कंजूसी से अगर रहेगा तो सेविंग आपके पास है 3-4 लाख। 10-12 लाख घर वालों से लोगे। 35 लाख की एवरेज शादी का कॉस्ट है आज के समय पे। आज कहीं पर भी एक ढंग की मिडिल क्लास की शादी होती है। कोर्ट मैरिज तो कर नहीं रहे, सबको थोड़ा दिखावा तो करना ही है ना। पड़ोसी के शर्मा जी ने इतनी बढ़िया शादी करवाई तो हमको तो कराना ही पड़ेगा, घर का अलग प्रेशर है। लड़की वाले घर वाले लड़की नहीं देंगे कि भैया इसके बाद तो पैसे ही नहीं, शादी नहीं करवा रहे। 35 लाख की अगर शादी है, बाकी लोन पे चले गए, शॉर्ट टर्म खुशी के लिए, वो 3 दिन के लिए, जिसमें वो दूल्हा दुल्हन के चेहरे पे देखो को मुरझाए हुए रहते हैं कि भाई खड़ा होना है, हंसना है पूरे टाइम पे, और कोई ऑप्शन नहीं है। दूल्हे के दिमाग में शादी और हनीमून के बाद वो 10 दिन उसके खुशहाली वाले हैं। अब यही चलना रहे यार, EMI है, फिर बीवी को शॉपिंग भी करानी पड़ेगी। अब तो नई नवेली दुल्हन आई है, आप ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हो कि घर पे बैठो रोटियां बेलो। आजकल की युवता के साथ तो आप ये कर नहीं सकते हो। फिर डिप्रेशन उस चीज़ का कि यार खर्चे इतने हो गए, थोड़े खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। वो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है क्योंकि आपने अपने नेट वर्थ का 50% से ज़्यादा अपनी शादी में खर्च कर दिया। राइट। हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्हें 1% भी खर्च नहीं किया अपने नेटवर्थ का। तो पॉइंट ये है, ये सोची समझी सॉफ्ट पावर को दिखाने के लिए पूरा प्लान किया गया और दिखाया भी गया। और रही बात, एक बात बताइए, जब आपकी शादी हुई कितने दिन का आपने थोड़ा ब्रेक लिया था शादी के बीच में? पूरा प्रिपरेशन और कुछ तो ब्रेक लिया होगा, 2-3 दिन का ब्रेक। 2-3 दिन का ब्रेक, और 8-10 दिन दिमाग में तो चल रहा होगा कि अब शादी आ रही है, ये अच्छा इधर से केटरिंग का करवाना है, क्योंकि करना पड़ता है, सब घर वाले नहीं करेंगे, हमको करना पड़ता है। मोटा मोटे 15 दिन तो आपके इसमें गए। राइट। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो 15 दिन की चलो आपने लीव एप्लीकेशन दिया, आधी सैलरी आ रही है, कुछ केस में आपने 0 सैलरी पे बोले ठीक है 15 दिन के सर मेरे को जाना पड़ेगा, उसके लिए बॉस के अलग सुनो, चलो बॉस मान जाएगा, शादी वाले केस, ये वाली चीज़ हो गई। 15 दिन आप निकल गए। 15 दिन आपको कोई सैलरी आ रही है नहीं, सिर्फ आउटफ्लो हो रहा है। केटरिंग वाले को देना है, गुलाब लगाने वाले को देना है, सजाने वाले को देना है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इन्होंने जब इनकी शादी का पूरा माजरा हुआ, 5,000 करोड़ की बात करें, 16,000 करोड़ रुपए इनकी कंपनी ने कमाया। तो आप ये चीज़ समझिए कि पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं पैसे इन लोगों ने बनाया। तो दीज आर स्मार्ट पीपल। तो आपके सवाल का सिंपल सा जवाब है, जहां पॉलिटिशियंस और जहां बिजनेसमैन एक साथ हमारे देश में मिल जाते हैं ना, वहां पे आम जनता के लिए रूल्स अलग होते हैं, बड़े लोगों के लिए रूल्स अलग होते हैं। आम जनता केवल सोशल मीडिया पे रोती रह जाएगी कि अरे ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो गेम खेल के निकल जाता। तो ये चीज़ है। आंखें खोल दी आपने मेरी तो आज। और होपफुली ऑडियंस की भी आंखें खोली होंगी। जी नहीं, सच्ची में ऐसा है, मतलब अपन तो चलो यार इसको ब्रेक कट कर देंगे। नहीं आप बोलिए, सच्ची में यही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप अब कनेक्ट द डॉट्स कीजिए। सॉफ्ट वाला जो मैंने बोला और हार्ड पावर दिखाया, ये सॉफ्ट पावर ही तो है। राइट। बट इनको सॉफ्ट पावर दिखाने के लिए भी तो आई थिंक 150 साल लग गए ना। ये फैमिली लेगेसी के हिसाब से चला है। बट एट द एंड देखिए, जो आपने एक स्टेटमेंट बोला था ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो ये आगे का गेम खेल रहे हैं। देखिए, सबसे स्मार्ट चीज इस फैमिली का मैं बताता हूँ, समय के साथ बदलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
चलिए इसको भी थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम समझते हैं, आपके ऑडियंस को बड़े इस चीज़ से समझ में आएगा। सबसे बड़े जो उद्योगपति है जिसके पास अरबों करोड़ों पैसे हैं वाइट में, बाकी मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब मैं अगर इनकी बात करूं, इनकी फैमिली लेगेसी देखिए। जब इनके पिताजी ने शुरुआत करी थी इस पूरे बिजनेस एम्पायर की, तो ये यमन के इधर काम करते थे पेट्रोल पंप पे, ठीक है। जब इनने बिजनेस का काम शुरू किया, किससे शुरू किया था? मसालों से, स्पाइसेस से। क्यों? क्योंकि उस समय पे भारतीय स्पाइसेस की डिमांड सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा पैसा वहां पे बनता था। अगर वो उसी में टिके रहते, उस समय पे उनके काफी बड़े रईस जो उनसे बड़े लोग थे, तो वो खत्म हो जाते। उन्होंने एक ब्रांड लेके आए विमल, और ये विमल पान मसाले की बात नहीं कर रहा हूँ, कपड़ों का ब्रांड। क्यों? क्योंकि भारत में 3 चीजें हमेशा चलती है, रोटी, कपड़ा, मकान। मकान महंगा, रोटी ठीक है, फूड में उनका इतना इंटरेस्ट तब था नहीं, क्या बचा? कपड़े पे चालू किया। फिर उन्होंने देखा कि ग्लोबली ऐसी कौन सी चीज है जो हमको बड़ा और बना सके, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो तेल की खदानों के ऊपर काम शुरू हुआ, क्योंकि ऑयल एक्सप्लोरेशन उस समय पर बहुत बड़ी चीज थी, कम लोग कर रहे थे, पैसा इतना बन गया था कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री भी थी, तो वो उनने वहां पे चालू किया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला भाई थोड़े कैपिटल इंटेंसिव चीजों पे जाना पड़ेगा। जब आप याद करो टेलीकॉम 2007-2008 पे भी बात चल रही थी, तो टेलीकॉम पे जब दोनों बच्चे आ गए तो टेलीकॉम के ऊपर बात हो गई। पावर, क्योंकि भैया हर घर पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हर जो इंडस्ट्री चला रहा है उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या लगेगा? पावर लगेगा। उस पे गए। आप समय के साथ देखो हर 8-10 साल में कैसे बदल रहे हैं। उसके बाद इनके जो छोटा भाई था और बड़े भाई के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया था कि भैया 10 साल तक तुम मेरे धंधे पे आ नहीं सकते हो। पर छोटा भाई भले ही अपनी कंपनी डुबा रहा था, बड़ा भाई तब भी इस टेलीकॉम कंसेप्ट पे काम कर रहा था। आपको क्या लग रहा है रातों रात बन गया ये जो टेलीफोन वाली चीज है जिसका सिम आप लोग यूज कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं कमेंट्स में बताना आप। तो रातों रात नहीं बना था, ये तब से चल रहा है। इनफैक्ट आप गूगल पे जाओगे, गूगल यूट्यूब पे कहीं पे जाओगे, तो आपको 12 साल पहले वाला इंटरव्यू मिलेगा जिसमें बड़े भैया बोल रहे हैं कि हम कोई ऐसी कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर देगी टेलीकॉम इंडस्ट्री को। राइट। जिस दिन उस एग्रीमेंट का डेट खत्म हुआ है, अगले दिन लॉन्च है। पैसे पहले से बने पड़े हुए, 2 साल फ्री में दो। और भारतीय जनता की सबसे बढ़िया बात है, भंडारा हो या फ्री में कोई चीज दे दो, टूट पड़ते हैं। फ्री वर्ड यूज कर दो, ये तो सारे मार्केटिंग वाले यूज करते हैं। आपको फ्री में हम ये देंगे, 5,000 का कपड़ा लो, फ्री में आपको एक वैक्यूम क्लीनर देंगे। वैक्यूम क्लीनर वो 1,000 रुपए का देने वाले हैं, 5,000 की वो कपड़ा वो 2,000 का होता है बढ़ा के। आपको तो पता ही, आप तो डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं। तो ये फ्री वाला वर्ड जो आपको पता है साइकोलॉजिकल क्या खेलते हैं। तो उनने टेलीकॉम आया, उनने लास्ट टू लास्ट एजीएम में क्या अनाउंस किया कि बॉस दुनिया बढ़ रही है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ, हमारा अगला सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ। उसमें चले गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच में आज से कुछ साल पहले उन्होंने देखा कि भैया सिनेमा, क्योंकि वो सिनेमा बहुत देखते हैं, उन्होंने देखा ना यार कि बड़े पर्दे पे लोग जाते तो हैं लेकिन बड़े पर्दे का डिक्लाइन भी बहुत जल्दी आएगा। क्यों? 2 रीजन। पहले आप देखो, पहले की मूवीज बनती थी 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की, 10 तो गाने ही रहते थे मूवी में, वो भी 5-5 मिनट के। आज 2.5 घंटा एवरेज हो गया। राइट। मतलब 3 घंटा हुआ, 3 घंटे से 2.5 घंटा हो गया, 2 से 2.5 घंटा अब एवरेज हो गया। गाने भी 3-4 ही होते हैं, वो भी प्रमोशन के बाद खत्म हो जाते हैं, 2 हफ्ते सुनते उसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई लोग सबसे ज्यादा यूज क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन, तो क्या करना पड़ेगा, ओटीटी लाना पड़ेगा। ओटीटी पे हम कैसे करें? हमारे देश में सिर्फ 3 ही भगवान है सबसे बड़े। पहला है बॉलीवुड, दूसरा है क्रिकेट, और तीसरा है जो भी आर्ट फॉर्म है। तो भैया किस तरह करें? ओटीटी में बॉलीवुड तो दिखा देंगे, क्रिकेट के राइट्स ले लो। आईपीएल के राइट्स किसने खरीदे? लोग बोल रहे थे और इतने अरबों करोड़ों क्यों खर्च कर रहे हैं। 12 रीजनल लैंग्वेज पहले से लेके आ गए। भोजपुरी में कमेंट्री चल रही है, बिहारी में कमेंट्री चल रही है, राजस्थानी, सारी चीज में कमेंट्री चल रही है, हर कोई इसमें हुक्ड अप हो गया। तो आप देख रहे हो पूरा प्लान्ड किस तरह से गेम चल रहा है। और फिर उसी ओटीटी का प्रीमियम वर्जन आ गया, साल का XYZ अमाउंट दो तो आपको सारा फीचर अनलॉक हो जाएगा। तो सारा गेम ये पूरा जो पीढ़ी में चलने वाला है, इनकी बहुत खतरनाक R&D चलती है, उस हिसाब से चलते हैं। उनको पता लग गया रिन्यूएबल सोर्स। ये लोग रिटेल में भी घुसने की बहुत कोशिश करी है, अभी भी है। आपको इनके ट्रेंड्स नामक एक कुछ दिखेगा और ये सारी चीजें, बट वो उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उस समय पे हमारे एक और एंटरप्रेन्योर थे, लोग कमेंट्स में नाम गेस करेंगे, हिंट दे देता हूँ, बड़ा कुछ है, उनका नाम था, अभी बैंकरप्सी की तरफ जा चुके हैं, वहां पर जाके हम लोग शॉपिंग करते थे। उनका कंसेप्ट बहुत बढ़िया था। तो उसमें क्या होता था कि उन्होंने इनको कंपटीशन अच्छा दिया हुआ था, क्योंकि वो चलता था। आज से अगर कुछ साल पहले आप देखो तो उनके सारे मॉल्स में एक एक आउटलेट रहता था, आलू प्याज व्याज कुछ भी लेना सब उधर से लेते थे, घर का सामान उधर लेते थे। बट फिर क्या हो गया कि एक और प्लेयर इस सेक्टर में आ गया जिसमें आजकल हम लोग जाते हैं, ठीक है।
कुछ मार्ट करके है, उसमें सब जाने लगे। राइट। तो उस चक्कर में क्या हो गया, धीरे 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 और इन्हें कर्जे बहुत ज्यादा लेने शुरू कर दिए और उसके चक्कर में ये लोग पिक्चर से आउट हो गए। तो हम जिस उद्योगपति की बात कर रहे हैं वो उसको एक्वायर करना चाहते थे, लेकिन एक अमेजोन का एंगल उसमें आ गया, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो बाद में हम कभी किसी, अगर लोगों ने पार्ट 2 कमेंट में लिखा तो अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है। तो उसमें ये वाली चीज हुई थी कि बहुत विवाद हो गया। तो रिटेल में वो इतने अच्छे चल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। उनको पता है कि एट द एंड, मैं आपको एक फ्यूचरिस्टिक प्रिडिक्शन यहाँ पर बताता हूँ, आज से 15 साल बाद ना, 10-15 साल बाद, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, देश बड़ी तेजी से उन्नति कर रहा है, 10-15 साल बाद ना आपको ये छोटे छोटे दुकानें दिखने बंद हो जाएंगी, बिल्कुल कंप्लीट स्टॉप। किसोक्स बन जाएंगे। किसोक्स क्या हो जाएंगे कि ये मीटिंग पॉइंट बन जाएगी कि एक बड़ा मॉल है, उसका अगर सामान आपको लेना है आपके एरिया के पास से, तो ये वो डिलीवरी एजेंट टाइप बन जाएंगे। जैसे आजकल ब्लिंकिट करता है ना, ब्लिंकिट ने क्या कंसेप्ट किया हुआ है, कहीं से भी कुछ मंगाओ, खाना होगा, कुछ भी हो गया, 8-10-15 मिनट में आपके, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, हो जाएगा। मेट्रोस है तो 8-10 मिनट में आ जाएगा, दूसरा है तो 25-30 मिनट में आ जाएगा आपका। तो ये सब किसोक्स बन जाएंगे, टिकेंगे, क्योंकि लोगों के पास अब स्पेंडिंग पावर आ रही है, लोगों को चाहिए फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर। आपको एक सिंपल से एक चीज बताता हूँ, आप जब ये बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, वहां पर अगर आप सब्जी लेने जाते हो, इतने बड़े बड़े मॉल कॉम्प्लेक्स में जिसमें कितने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड MBA ग्रेजुएट्स हैं, वहां पर भी आपको कुछ सड़े आलू और सड़े प्याज दिखते हैं। बताइए क्यों, कभी सोचा है? ये भी पूरा दिमाग लगाया हुआ है। ये सड़े आलू सड़े प्याज इसलिए रखते हैं क्योंकि इनने एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करी, उन्होंने देखा कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनको छाटने में बड़ा मजा आता है। अगर सारी चीजें एक बार में दे दे तो उनकी सेल्स ड्रॉप हो रही है, तो उनको चाहिए कि वो ऐसे 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 करें, जानबूझ के वहां पे थोड़ा सड़ी चीजें रखी जा रही। मतलब किस लेवल पे प्लानिंग चल रही है लोगों की, आप सोच भी नहीं पा रहे हो। आप जब भी अगले बार से जब भी लोग मॉल घुसेंगे, कपड़े लेने जाएंगे, तो अपने लेफ्ट और राइट में देखेगा। ये मैं टास्क दे रहा हूँ आपके ऑडियंस को, वो कमेंट्स में बताएंगे। और 4-5 रेप्यूटेड ब्रांडेड स्टोर्स पे आप जाके देखेगा, कुछ पैटर्न आपको दिखेगा कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या जाता है। क्योंकि साइकोलॉजिकली ये भी लिखा गया है कि इंसान पहले घुस के किस साइड पे पहले जाता है, तो उस बेसिस पे उनने वो चीजें रखी हैं। एक और चीज आप नोटिस कीजिए, जब आप चेकआउट पे जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, तो क्या होता है, काउंटर सिर्फ काउंटर नहीं रहता है, वहां पर रहते हैं चॉकलेट्स, टॉफीज, याद आ रहा है आप? ये सारी चीजें क्यों रहती है? इंपल्सिव बाइंग को ट्रिगर करने के लिए। सामने वाला जा रहा है, लाइन पे खड़ा है, क्या करे, अरे यार ये कैडबरी की चीज बढ़िया लग रही है, ये भी एक डाल दो। इसी वजह से लाइनें बंद नहीं कर रहे लोग। तो ये सारा साइकोलॉजी का गेम, हम जिस उद्योगपति की भी बात कर रहे हैं, ये हर सेक्टर पे खेल रहे हैं। हम लोगों को लग रहा है गेम हम बना रहे हैं, भैया गेम बन चुका है, हम उसके वो प्लेयर्स हैं, हमारी लिमिटेड लाइफ्स है, उनकी अनलिमिटेड है, और वो पूरा गेम खेल रहे हैं। और एक स्मार्ट मूव बता दो इन्हें उद्योगपति की, सबसे बड़े सबसे रईस उद्योगपति, आज से ठीक कुछ महीने पहले इनकी एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो बोर्ड को संभालेगा। उम्र हो रही है उनकी भी, वो भी किसी पॉइंट पे तो हर बड़ा आदमी भी रिटायरमेंट का सोचेगा ना कि अब बच्चे मैं अपने पोता पोती के साथ भी खेलूं, इस हिसाब से। तो ना बोर्ड में आपत्ति आने लगे, तो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, वो बोले ना, नहीं हो सकता कि भाई इसका इतना अनुभव नहीं है, नया नवेला बच्चा है, इसको सिर्फ कुछ कैटेगरी होती है, कुछ 9 साल होना चाहिए, 10 साल, उसके 1-8 साल कम पड़ रहे हैं, वो पूरा अड़ गए। देखो मेरे को तो समझ में आ गया था कि रूल तो पास हो जाएगा, चलनी है, पापा की चलनी है, लेकिन पापा समझदार थे, पापा ने रूल तो पास करा दे, लेकिन बोला कि मैं अभी रिटायरमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं और 5-6 साल रहूँगा। क्यों? क्योंकि उनने पनप लिया कि अगर मैं अपने बच्चे को अभी आगे करता हूँ, बच्चे का रेपुटेशन इतना नहीं हुआ है कि लोग उस पर इतना ट्रस्ट करें। अगर वो ट्रस्ट नहीं करेंगे तो शेयर की वैल्यू गिरेगी, शेयर की वैल्यू गिरेगी तो नेटवर्थ गिरेगी, नेटवर्थ गिरेगी तो सॉफ्ट पावर हमारा कम होगा, दबाव बना रहना चाहिए, दबाव बना रहना चाहिए। तो दबाव बनाने के चक्कर में उन्होंने कहा कि भाई मैं 6 साल और एक्सटेंशन करो। इस 6 साल में वो क्या करेंगे, बच्चों को और ग्रूम करेंगे। बेटी एक संभाल रही है, बड़ा बेटा एक संभाल रहा है, छोटे बेटे को तो शायद वो ज्यादा दे नहीं रहे, वो तो उनकी शादियां चली जा रही है, पता नहीं कब तक, मेरे को लग रहा है और 50 साल चलेगी। तो उस 50 से बच्चे कम हो गए, ये वो उसके बाद उसकी अलग पार्टी चलेगी। वो तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज चले। अरे आप छोटे बेटे पे भी देखे, मैं आपको शादी की बात करी ना, बता दूं एक खतरनाक वाली चीज। देखिए इनके लिए कहा जाता है कि ये बहुत धार्मिक है, ये सही है, सही बात, धार्मिक है, ठीक है। इनके लिए कहा जाता है ये दारू मदिरा ये कुछ नहीं लेते, ये भी सही है, आई अप्रिशिएट। इतना बड़ा उद्योगपति दारू भी टच नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बात होती है। ये एक लेसन भी है, आज के यूथ को समझना चाहिए कि हमारे देश के जो सबसे रईस लोग हैं वो ना दारू ले रहे हैं ना कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उनको सीखना चाहिए ये वाली चीज, ठीक है। अब आते हैं इस पॉइंट पे, ये शादी हो रही है, शादी अब इतने बड़े घर पे है तो ये तो दारू वारू तो कुछ होगी नहीं, और हर जगह PR में ये बना है कोई दारू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। अचानक से एक इन्फ्लुएंसर होती है, लोग कमेंट में नाम टाइप करेंगे जिन्हें नोटिस करा हो, ठीक है। अब ये मत बोलना आप मैनेज करते हो उसको,
ठीक अरे हम नहीं मैनेज करते। ठीक है, एक इन्फ्लुएंसर होती है। हाँ, तो आजकल हमारे एक ओरी भाई साहब बहुत चलते हैं, खतरनाक। खतरनाक चलते हैं, ऐसे करके फोटो भी डालते हैं, बढ़िया बंदे हैं। उनने एक बार मेरी कोई फोटो पोस्ट भी लाइक करी थी उन्होंने। हाँ, तो ओरी भाई साहब को ये डीएम करती हैं कि यार ये पार्टी क्या ऐसी फीकी फीकी रहेगी या कुछ है। तो एक रूम नंबर दिया जाता है, बोले सारे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग इस रूम में आएंगे, आ जाना रात को 11-12 बजे आ जाना शादी के टाइम पे। 11-12 बजे उस रूम पे जाते हैं, मटन, चिकन, दारू, अल्कोहल, दुनिया की बेस्ट ब्रांड्स, ब्रांडी, विस्की, सब है उधर। अब ये इन्फ्लुएंसर थोड़ी नादान, इन्फ्लुएंसर्स को बड़ा शौक होता है हर चीज़ को अपन को सोशल मीडिया पे तो डालना है भैया, हम गए हैं तो कैसे नहीं डालें। जो नहीं डालना था वो डाल दिया रील बना के कि मैंने ऐसे ओरी को भेजा, ओरी ने मेरे को ये बोला, पूरा स्क्रीनशॉट के साथ, और उस रूम का डाल दिया, दारू चल रही है। विवाद शुरू हो गया कि अरे भाई इनके घरों पे बोला गया कि शादी में ये नहीं होना चाहिए, वो ये कहाँ से हो रहा है। 2 दिन के अंदर वो पोस्ट डाउन हो गया। ठीक है, हर जगह से ये पीआर करवा के हटाएगा भैया ये क्या हो रहा है। उन लोगों ने नहीं लिया लेकिन इधर लिया गया। तो ये पीआर का गेम। दूसरा पीआर का गेम क्या था, दिखाना था कि सब कुछ यहाँ पर कुशल मंगल है, लेकिन उधर कुशल मंगल सारी चीज़ें नहीं थी। कैसे नहीं थी, जितने लोग आए थे, फॉर एग्जाम्पल एक विवाद अभी बीच में चला था एक क्रिकेटर का जिनका डाइवोर्स अभी अभी फाइल हुआ है। ठीक है, उसमें सारा विवाद क्या चल रहा था कि गलती उस युवती की है जो साइबेरिया चले गई, क्योंकि वो युवती एक अलेक्जेंडर नाम के लड़के के साथ दिखी गई। अलेक्जेंडर लास्ट टाइम दिखा गया था दिशा पाटनी के साथ, और उसी के पहले उनका भी ब्रेकअप हुआ था। तो ये विवाद चला था। तो इधर सबको लग रहा था कि यार लड़का तो बिल्कुल सही है भैया, हमारा भी वर्ल्ड कप में भी इनने बड़ा योगदान दिया हुआ है इस तरह से, लेकिन लड़की का क्या सीन है, लड़की के कैरेक्टर वो है। इधर आके पता लगा कि भैया लड़का और एक बहुत ही एक एक्ट्रेस है जिनके जीवन में बहुत स्ट्रगल रहता है। उन्होंने कहा है मेरे जीवन में बहुत स्ट्रगल, मैंने स्ट्रगल करा हुआ है। तो उनके साथ कुछ नया माहौल चल रहा है। तो पॉइंट ये है कि सारा गेम पीआर से कवर अप किया जा रहा है। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो उद्योगपति है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत सेंसिबल है, लेकिन एट द एंड हर कोई अपनी बीवी के इशारों पे नाचता है। इसी चक्कर में वो क्रिंज वाला जो एक वीडियो है ना गाड़ी में बैठ के, वो आपने वीडियो देखा होगा, सबने देखा हो, तो सबने देखा है, वो बीवी के उसमें करा गया है। बीवी की अगर मैं बात करूं तो जब कैमरा होता है तब उनका अलग सीन है। ऑफ कैमरा आपने अगर टच भी कर दिया किसी नौकर से, गलती से टच भी हो गया तो गाली गलौज हो जाती है। उस परिवार की शादी में एक और फैमिली आई थी, ये भी लोग गेस करें कमेंट में। एक और फैमिली आई थी जो उन्हीं के भाई है, एक भी फोटो नहीं खींची गई साथ में। क्यों? हमारा सॉफ्ट पावर इधर कम होगा कि ऐसे लोगों के साथ भी तुम फोटो खिंचा रहे हो, भाई है, लेकिन भाई फोटो नहीं होनी चाहिए हमारी इसके साथ। सारे लोगों के साथ होगी बट इनके साथ नहीं होगी। वो चले छोड़े। एक और परिवार आया था, उनके परिवार के जो सबसे बड़े सदस्य हैं उनकी हम सब मूवीज देखते हैं, हम सब फैन हैं उनके अंदर अलग क्लेश चल रहे हैं। जो बीवी है सुंदरी और जो पति है वो साथ में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घर में अलग आपसी क्लेश चल रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने दिखाना पड़ेगा सब कुछ सही है। बात बहुत ऊपर तक आ चुकी है बाय द वे, क्या पता ये पॉडकास्ट आता है तो और कितने ऊपर चले जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें कि भाई सब कुछ अच्छा दिखे, सब कुछ बढ़िया दिखे, ये किया गया। अब मैं एक बहुत ही कटाक्ष इस शादी के टॉपिक को अगर इधर ही एंड करना, तो मैं एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ लेकिन सच्ची चीज़, कितने लोग एग्री करते हैं वो लाइक्स के प्रदर्शन से बता देना। एक चीज़ बताने वाला हूँ, हमारा देश का बड़ा सा बड़ा जिस बंदे को आप ऑथेंटिक भी समझते हो ना, वो पैसे के सामने झुकता है। इसका लाइव प्रूफ देता हूँ। ठीक है, सब पैसे के सामने झुकता है। सबसे ऑथेंटिक बंदे की भी अगर बात करो, एक की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कोहली साहब, पैसे भले ही कमाते हैं लेकिन वो झुके नहीं। उन्होंने अपनी, कहीं दिखे नहीं होंगे आपको कोहली साहब, उन्होंने अपना सेट करके रखा है, भाई करो तुम पैसे डालो, मेरे को मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है सेम इंडस्ट्री से जिसका जस्ट मैंने अभी जिक्र किया, ठीक है, उनका कुछ भी ऐड करो तो 7 हो जाता है। ठीक है, अब आप नोटिस करो, कोई नोटिस ही नहीं कर रही है वाली चीज। 2023 का जब वर्ल्ड कप हम हारे, 2023 का जब वर्ल्ड कप हारे, बड़ा इमोशनल हुए थे हम लोग, कितने फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। ठीक है, पर्सनल चॉइस है, कोई बात नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई, काफी बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया, इन व्यक्ति ने एक भी ट्वीट नहीं किया। चलो पर्सनल चॉइस है, विवाद में नहीं आना चाहते, ठीक है, जो भी है उस हिसाब से नहीं किया। कोहली साहब और रोहित शर्मा जी का रिटायरमेंट हुआ, इतने बड़े लेजेंड्स हैं, उनके लिए भी कोई ट्वीट नहीं हुआ। तो बेसिकली हम मानते ना कि ये किसी भी एक्टिविटी पे ट्वीट नहीं करते, लेकिन इस शादी के लिए अलग से इतना बड़ा ट्वीट लिखा गया। ट्वीट छोड़ो, गाना गाया गया, कविता लिखी गई है। ऐसा क्या हो गया भाई?
सोचने वाली बात है पर कोई सोच नहीं रहा। पैसे के सामने पूरी दुनिया झुकती है। अब इस पे हो सकता है कुछ लोग हेट दे, वही तू क्या ये वो। मुझे बताओ ना भाई, जब आज तक इतने बड़ी बड़ी चीजों में कभी ट्वीट नहीं आया, इसके लिए इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा जा रहा है जस्ट बिकॉज दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान के बेटे की शादी है। दूसरा दिखाता हूं पैसे के सामने लोग कैसे झुकते हैं। एक हमारे देश के बहुत बड़े प्रसिद्ध अभिनेता है, वो चलते चलते कभी हिरण उड़ा देते हैं और गाड़ी चलाते चलाते लोग उड़ा देते हैं, लेकिन प्रूफ कभी नहीं होता। गाड़ी अपने आप चल रही थी उस टाइम में भी, ऑटोमेटिक थी, ऐसा टेस्ला होगी शायद 20 साल पहले। तो वो होगा, वो व्यक्ति की जो इमेज है, वो एक शो में आते थे जो बहुत ही वाहियात है, जिसका मैंने एक भी एपिसोड शायद पहले कभी देखा होगा, ठीक है। उसमें आजकल कोई बड़ा पाव वाले भी आए थे उसमें। एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, तो ये जो व्यक्ति है जो राह चलते कभी किसी गाड़ी से उड़ा दे रहे हैं पर कभी प्रूव नहीं हो रहा है, हिरण को उड़ा दिया, वो चल रहा है, और उन्होंने इमेज ऐसे बनाई है कि भैया दबाव अपना है पूरी इंडस्ट्री में, किसी के सामने नहीं झुकते। उनको बैकग्राउंड डांसर बना दिया गया है बेटे के इसमें, बेटा गोदी में उठा रहा है, जेड सिक्योरिटी मिल रही है इन्हीं के चक्कर में। पूरे टाइम अगर वीडियो क्लिप्स देखेंगे, भाई 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 भाई, और भाई ऐसे खड़े हुए हैं, बस क्या हो गया अचानक से, सारा दबाव कहाँ चले गया। सही बात, पैसे के सामने झुकता है। और एक चीज, आपने 2 करोड़ की घड़ी की बात करी, आपको इंटरनल खबर बताता हूँ। चलो, 2 करोड़ की घड़ी नॉर्मल गेस्ट को मिली है, ए ग्रेडर्स को 5 करोड़ वाली घड़ी मिली है। चले इनके एंगेजमेंट पे चले जाते हैं। पक्षपात कैसे होता है आपके पावर पे बेसिस पे, बुलाया सबको गया था, एंगेजमेंट पे चले जाते हैं। अब भाई आपको याद नहीं आया होगा क्योंकि 15 बार हो चुकी है, बट हाँ बहुत सारी हो गई हैं, बट चले जाते हैं 15 बार वाले। वहां पर एंगेजमेंट जब हो रही है तब आपने एक चीज नोटिस करी है, बड़े बड़े भिड़ू से लेके सारे लोगों को एक बस में बिठा के, जैसे पिकनिक में जा रहे हैं उसमें बिठाया गया। केवल 2 या 3 एक्टर थे जिनको या तो बेंटली भेजी गई थी, रोल्स भेजी गई थी, ये भेजे गए थे, क्योंकि एकदम बचपन के और बेटे के चड्डी बड्डी हैं। नाम भी बता दो उनके, नाम लोग गेस करेंगे वो 3 कौन थे। तो आप देखो ये जो माया वाली साइड है वो पूरी अलग ही चल रही है। हम लोग इधर लगे हुए यार बैंगलोर का ट्रैफिक, ये वो, इन सारी चीजों में लगे, ये इसके परे निकल चुके हैं। मेरे को तो लग रहा था हमको भगवान चला रहा है, अब लग रहा है हमको तो ये लोग चला रहे हैं, यही लोग चला रहे हैं हमको। अगर आपने बिकॉज ये विवाद छेड़ ही दिया है तो बताता हूँ, हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली, हम लोग इनके हाथ की कठपुतली हैं। अब तो ऐसा ही हो गया है। पहले ऐसा अध्यात्म में कहा जाता है, दक्ष जो थे सबसे बड़े महाराज, आज ये दक्ष लग रहे हैं मेरे को। बिल्कुल, ये दक्ष की शादी हो रही है, सारे भगवान आ रहे हैं, सारे पुजारी जी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। और इस शादी ने तो मेरे को डाउट में डाला है, पता है क्या, कि मेरे को लग रहा है जो दूसरा बेटा और बेटी है वो अडॉप्टेड है, इतने खर्चे तो उधर तो हुई, सारा माहौल तो इधर ही बना है। उन दोनों ने क्या गलत कर दिया, 500 करोड़ में निपटा दिया, 100 करोड़ में निपटा दिया। सोचा होगा लास्ट शादी कर देते हो सकता है, तो सबसे लास्ट शादी है, सबसे पहली शादी हो सकता है। अब ऑडियंस जाने भाई क्या है, बट गलत है यार, बच्चों को भी लगता होगा ना यार कि यार हमारे शक्ल तो दिख ही रही थी वहाँ पे, थोड़ा उतरा सी शक्ल, थोड़ा तो था। बट यही है, ये तो शादी वादियाँ तो खैर चलती रहेंगी भारत में, तो वो है। बट यही है पॉइंट है कि सॉफ्ट पावर दिखा के कल्चरल शिफ्ट किया जा रहा है, पावर दिखाई गई है, इसके कारण बिजनेस बहुत आने वाला है, बिजनेस के कारण ये ग्रो करेगा। इंटरनेशनल अगर आपको प्रेजेंस जमानी है, अब सोचो जॉन सीना जाएगा, बियॉन्से जाएगी, ये दिखाएगा कि देखो हमने इंडियन कपड़े पहने थे, उनके गाने उधर चल रहे हैं उस हिसाब से, तो कहीं ना कहीं वहां इन्फ्लुएंस बनेगा, तो एवरीबडी वुड नो कि ये बंदा कौन है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन टूडेज वर्ल्ड इज ईदर PR और मार्केटिंग। घूम फिर के हर चीज वही हो रही है, ये ग्लोबल मार्केटिंग हो गई है। और यही चीज ब्रिटेन के शादी से इनने पन्ने निकाले, जो मैंने आपको बताया था। और ब्रिटेन की किसकी शादी हुई थी वो भी आप कमेंट्स में बताओ। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा रचा गया है। क्या आपको पता है ये इतने बड़े उद्योगपति जो है जी, ये गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड कैसे करते हैं पैसे का? देखें, बोलूंगा तो कुछ विवाद हो जाएगा, लेकिन बोल देते हैं, ठीक है? क्या साथ में उठ जाएंगे 2? हाँ, तो इन क्रू वालों का भी फोटो ले लेंगे साथ में, सेल्फी, ठीक है? तो साथ में अच्छा लगेगा ना, एक अंधेरे आइलैंड में अगर बंद करके रहे तो साथ में तो कुछ खेल भी। मैं भी एक स्टोरी बताऊंगा, और एकदम रियल स्टोरी बताऊंगा आपको। ये पॉडकास्ट गाइस देख लो, पूरा सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, लाइक कर लो। इससे पहले गजब की स्टोरी बताऊंगा ना, पूरी दुनिया ने नहीं सुनी होगी ऐसी स्टोरी है, और वो मेरे साथ घटित हुई है, और मैं उसका पार्ट था उसका। तो शुरुआत आप करेंगे इस बार, हर बार हम क्यों फंसे? चलिए शुरू हो जाइए। तो सर क्या होता है कि ये जो इंश्योरेंस नामक इंडस्ट्री है, जो हमको इंश्योरेंस की क्या जरूरत है हमको पता नहीं, मतलब एक गरीब आदमी जो है उसको इंश्योरेंस की कितनी जरूरत है, वो इंश्योरेंस लेगा भी नहीं लेगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही, इंश्योरेंस बनाया गया है हम जैसे बेवकूफ़ों के लिए। एक्चुअली सच है
कि हम जैसे बेवकूफ़ों के लिए इंश्योरेंस बनाया गया है कि हमसे पैसा इनको लेना ही लेना है, कुछ भी हमारी बीमारी होगी चाहे होगी वो बात की बात है सब, बट हमसे पैसा लेने के लिए इंश्योरेंस बनाया गया। अब इंश्योरेंस बनाया गया तो इनकी गणित बैठती है कि कैसे कैसे हमको डिसबर्समेंट करना है, किन किन लोगों को करना है, इनकी सब कैलकुलेशन होती है सारी। सो अब इनके जो खर्चे होते हैं, क्योंकि पैसा तो बहुत आ रहा है, हजारों करोड़ रुपए आ रहा है, अब वो एक्सपेंसेस तो जा नहीं रहे हैं, अब वो दिखाएंगे कैसे? उसको दिखाने का तरीका होता है मार्केटिंग एक्सपेंसेस। वो मार्केटिंग एक्सपेंसेस में ये लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग कंपनीज को पकड़ते हैं, बोलते हैं कि आप हमारी मार्केटिंग करना, करोगे कुछ नहीं, सब जीरो, करोगे कुछ नहीं, हम आपको मेल पे भी नहीं देंगे, बात भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अब मान लो उन्होंने 1 करोड़ रुपए का जनरेट किया बिल, ठीक है, 1 करोड़ रुपए 18 लाख रुपए बनते जीएसटी, ठीक है, काम कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, पैसा आया 1 करोड़ 18 लाख रुपए, पैसा गया, एक बीच में जो कंपनी होती है वो 1% रख लेती है, बोले कि ठीक है मेरे को ट्रांजेक्शन की वैल्यू चाहिए, मेरे को थोड़ा बहुत पैसे बन गए, आगे पैसा ट्रांसफर किया, और ये आगे पूरा 1 करोड़ 18 लाख रुपए इनके पूरे एजेंट्स जितने भी लोग होते हैं आगे पूरा बढ़ जाता है, बुक हो गए मार्केटिंग एक्सपेंसेस, आपके 18 लाख रुपए बचे। अब ये सोचो मैंने 1 करोड़ बोला है, तो ये कर हजारों रहे हैं करोड़। हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड। तो इसमें कौन कौन मिले? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सेक्टर मेजर पूरा, और ये सबको पता है, सबको पता है, सारे बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पता होगी कि यार ये चीज चल रही है, बट कोई, क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन प्रूफ नहीं है कि भैया हमारे थ्रू हुआ है, ऐसा हुआ है, तो कोई हाथ नहीं डालना चाहता। तो ऐसे तो बहुत होते हैं हर सेक्टर में है ये तो। इतना बड़ा फ्रॉड करते, इतना जब पैसा बचा रहे हो, इतना सारा पैसा लगा रहे हो, तो पैसा कहाँ खर्च होगा? बात तो सही है। अब आप बताइए। देखिए बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अपन कुछ एक एक बताते हैं। सबसे पहली चीज, हाथ जोड़ के, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी, हमारा मेन हमने यही कहा, उद्योगपति और राजनीतिक हमेशा साथ में चलते हैं। बड़े उद्योगपति और राजनीतिक, उनको छोटे वालों से कोई मतलब नहीं है। पहला, लोग कमेंट में बताएंगे हम किस ग्रुप की बात कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स की बिडिंग होती है, सबसे बड़ा जो खिलाड़ी इसमें ऑलरेडी रह चुका है, जिसने प्रूफ किया है लास्ट 10-15 साल में, उसको बिड नहीं मिलता है, क्योंकि दूसरे हमारे के अच्छे मित्र हैं, ठीक है। 6 में से 5 बिडिंग इन्हीं को दे दी जाती है, भले ही पैसा इनका कम लगाया तो भी इनको मिल जाती है। इनका लाउंज भी बहुत बढ़िया है बाय द वे, मुंबई वाला लाउंज अगर आप जाएंगे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, मेरे को मज़ा आता है उसमें। तो सारी बिडिंग उधर चले जाती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जितने भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज चलाएंगे, वो केवल 2 उद्योगपति के नाम पे है। पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल, एयरलाइंस, कार्गोस, पावर, ग्रीन एनर्जी, सिर्फ 2 उद्योगपति में बांट दिया गया है। हाँ, बाकी सारी चीजें नीचे देखी जाएंगी। तो अभी जो नए उद्योगपति बने हैं, एक रजत शर्मा जी के साथ भी एक शो आया था बहुत गजब का, जिसमें बोला गया कि भगवान से तो सबको ही मांगते हैं, आपको तो मैं भगवान शायद इन्हीं छप्पर फाड़ उद्योगपति के की देता बात है। कर रहा हूँ। तो तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें बांटी गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था पे हेल्प नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर आप दोनों को मिला दो, करीब करीब 7-8% जीडीपी का अगर कोई 2 ग्रुप्स पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अच्छी बात होती है, बड़ी बात होती है। लेकिन एट द एंड जो रिच एंड पुअर है ना हमारे देश में, रिच इज गेटिंग रिचर, पुअर इज गेटिंग पुअरर, ये वेल्थ की डिस्पैरिटी है, जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है इस चक्कर में। टैक्सेस की बात कर लें, एक तरफ हमें कहा जाता है कि भैया इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है आम निवेशकों से। 3% का 3 से 4% लोग आज पार्टिसिपेट करते हैं शेयर बाजार में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू करता है, कोई किसी दूसरे तरीके से करता है। आज जब हम इस पर्टिकुलर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल ही के दिन बजट आया, क्या किया गया? चलो आप ट्रेडिंग रोकना चाहते हो, ट्रेडिंग पे आपने टैक्स बढ़ा दिया, एसटीटी बढ़ा दिया, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी बढ़ा दिया। ये क्या दिखा रहा है? बैठे बैठे आपके पास आने वाले हैं करीब करीब 25,000 करोड़। बट एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको निवेश बढ़ाना है, आम नागरिकों से निवेश बढ़वाना है, लोगों से निवेश बढ़वाना है, और वहां पर आप ये चीज कर रहे हैं। सेम कहा जाता है कि मार्केट में स्पेकुलेशन बहुत हो रहा है, जुआ खेला जा रहा है बाजार में, फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू जुआ खेला जा रहा है। सही बात है, मैं भी कह रहा हूँ, लोग नुकसान कर रहे हैं, उधार में पैसा। आप आज के समय पे आप बैंगलोर की सड़कों पे चले जाओ, मुंबई, दिल्ली, कई छोटे गांव के सड़कों पे भी चले जाओ, हर दूसरा बंदा, अरे मैंने तो इधर पैसा लगाया, मैंने तो इधर से ऐसा पैसा कमाया, वो कमाया, मैं फ्यूचर कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन कर रहा हूँ। ठीक है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए रोकने के लिए आप क्या कर रहे हो? रोकने के लिए, कम करने के बजाय आप बोल रहे हो हर दिन अब से ये ट्रेडिंग होगी, हर दिन एक्सपायरी ट्रेडिंग होगी। तो ये आप कैसे रोक रहे हो? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फायदा किसका हो रहा है? ब्रोकिंग हाउसेस का। ब्रोकिंग हाउस रोज ब्रोकरेज कमाएगा, ब्रोकरिंग हाउस किसको पैसा देगा? इन्हीं लोगों को देने वाला है। तो घूम फिर के
एक तरफ बताया जा रहा है कि सारी चीजें, इस बार का बजट आप देखिए, लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि कमेंट्स में बताएं आप लोगों के लिए क्या क्या आया है। मैं कुछ सही या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिशियल आया, आप खुद देखो। एक बात बोली थी आज के ही पेपर में आई है, देखिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जी, कि लोगों को 7,000 करोड़ रुपए की कर राहत, 37,000 करोड़ रुपए की कर छूट, 30,000 करोड़ के नए कर लगाए गए। अब देखिए, हम नहीं बोल रहे, लिखा हुआ है। ये तो पेपर ने बोला, हम कुछ नहीं कह रहे। पॉइंट ये है ना यार, और हम लोग चलिए, टैक्स की जब बात हुई है ना, तो मेरा इस पे एक सिंपल सा कहना है, टैक्स बढ़ाओ यार, बढ़ाओ, कोई टेंशन नहीं है, बढ़ाओ। क्योंकि कुछ लोग अभी ज्ञानी लोग आओगे, कनाडा में भी तो इतना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, भाई साहब उसके अगेंस्ट फैसिलिटीज क्या दे रहे हैं वो भी देखो। हेल्थ केयर वहां पर फ्री मिल जाता है, बाहर के विदेशी देशों में क्या हमें हेल्थ केयर फ्री मिल रहा है? आज खुदा ना खास्ता आपको कोई एक नॉर्मल सी बीमारी भी हो गई, आपकी जेब से 10 लाख कैसे चले जाएंगे आपको नहीं पता। और कोई बड़ी बीमारी हो गई, आपकी जीवन भर की आमदनी चले जाएगी, परिवार में मैं नहीं चाहूंगा किसी को भी हो, पूरी की पूरी चले जाएगी। ये सच्चाई हमारे देश की। मेडिकल एक्सपेंसेस, सैलरी अगर 20% से बढ़ी है लास्ट 10 साल में, मेडिकल एक्सपेंसेस 300% से बढ़ गए, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। 20 और 300 के हिसाब से आप डिफरेंस देख लो। आज आपको सर्दी जुकाम हो जाए, एक प्रिस्क्रिप्शन लेने जाओगे एक ढंग के डॉक्टर से, 1000 रुपये उधर ही जा रहे हो। कोई लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, कोई हार्ट का ऑपरेशन हो गया, कोई किडनी फेलियर हो गया, कितना खर्चा जा रहा है आपको पता है। तो पॉइंट ये है कि कर अगर बढ़ाया जा रहा है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है, तो क्या फैसिलिटीज मिल रही है? विदेश में जाओगे, वहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखो, क्लीन है, हर जगह रुकते हैं, एम्पल ऑफ स्पेस है। कुछ लोग बोलेंगे और हमारे इधर लोग इतने ज्यादा है, तो लोग इतने ज्यादा है तो सबसे प्रॉपर सिमेट्री बेसिस पे टैक्स लो ना फिर, और उतनी फैसिलिटी दो। आज भी आप मुंबई के लोकल पे जाते हो, मतलब मैं तो बहुत ट्रैवल किया हूँ मुंबई के लोकल पे, तब भी यही सीन था कि लोकल में आपको जगह नहीं मिलेगी, 2 स्टेशन पहले आपको खड़े होना है, पीछे से धक्का आएगा, आप अपने आप दूसरे स्टेशन पे उतर जाओगे। अगर 2 स्टेशन पहले नहीं खड़े हो तो आप उतर नहीं पाओगे, ये हालत है। पर आज भी वही है अर्थ, अगर जब इतना टैक्स बढ़ा है तो और बढ़ाओ। कुछ लोग बोलेंगे अरे नहीं इसमें सरकार की क्या गलती है, जितने भी अगर आप बढ़ा लोगे नहीं होगा, तो भैया प्लानिंग करो ना वैसी। जब टैक्स जा रहा है तो इस चीज पे करो ना, कहाँ जा रहा है वो सारा पैसा। कुछ लोग बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, मैं इसमें डिनाई नहीं करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, हाईवेज हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। लेकिन आज भी आप मेजर शहरों के सड़कों पे जाओ, लोग खुद बताएंगे कमेंट्स पे, मेजर शहरों के सड़कों पे जाओ, क्या होता है? हर 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो रहा है, कोई पॉट होल्स हो जा रहे हैं। जानबूझ के कॉन्ट्रैक्टर ऐसे सड़कें बना रहा है कि हर 5 साल में एक बार में अगर अच्छा बना दिया। और ये भी सीखा ने विदेशों से। विदेश में क्या हुआ था, विदेश में एक बल्ब है जो आज भी 125 साल से जल रहा है, बल्ब 125 साल से जल रहा है। कि क्या हुआ था उस समय पे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बैठे हुए थे साथ में, उन लोगों ने उस समय पे सारी ड्यूरेबल चीजें मिलती थी। आप अपने बचपन में चले जाओ, बचपन की जो टीवी थी आज तक चल रही है। जो नोकिया का एक फोन आता था जिसको आप 5वें माले से भी फेंक दो, एक बार चार्ज करते थे 10 दिन तक सोचना ही नहीं है, भले आप दिन भर वो सांप वाला गेम खेल लो, चलता था। ठीक है, आज आप देखो मजबूरन हर 2 साल में आपको टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ रही है। तो उस समय पे उद्योगपति लोग बैठे थे, उद्योगपति लोगों ने बोला उस समय पे लड़कियों के लिए लेगिंग्स बनती थी, एक एक लेगिंग 20 साल चलती थी। उनने बोला यार 20 साल एक बार बेच दिया तो लेंगे नहीं। दवाइयाँ 5-5 साल 8-8 साल चल रही हैं, बोला दवाइयाँ तो कोई लेगा नहीं। क्या करें, 2 कंसेप्ट ले आओ, एक्सपायरी का कंसेप्ट ले आओ और क्रेडिट का कंसेप्ट ले आओ। एक्सपायरी लगा दो हर चीज पे। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को फोर्स किया गया कि बेस्ट क्वालिटी नहीं बनना चाहिए, इंफीरियर क्वालिटी बनाओ। जो बेस्ट क्वालिटी बनाता था उसको फांसी दे दी जाती थी। सोचो क्या मेंटल प्रेशर होता होगा किसी व्यक्ति पे कि तुम अपना बेस्ट नहीं बना सकते, आपको घटिया चीजें बनानी पड़ेंगी। उसके बाद एक्सपायरी लगा दी। तो आज क्या होता है, आप कोई सा भी डब्बा लो, चाहे प्रोटीन का डब्बा लो, चाहे हॉर्लिक्स का डब्बा लो, किसी चीज का भी डब्बा लो, सब में एक्सपायरी है। एक्सपायरी के साथ आप ढक्कन खोलोगे 30 दिन में खाओ वरना खराब है, क्योंकि 30 दिन में खत्म होगा। चलो इंडियंस तो 30 को भी 40 दिन तो चलाएंगे, तभी तो आप नया ऑर्डर करोगे। तो ये सारा गेम, एक्सपायरी, ये वाली सारी चीजें वही रोड कंस्ट्रक्शन वालों ने लगा दी है कि मजाल हम ऐसी सड़क बनाए जो आने वाले 25 साल तक चले, 30 साल तक चले। हमको सड़कें ऐसे बनानी है 4 साल में हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए वापस, भाई मिलाओ। सेम चीज ना फूड इंडस्ट्री में भी हो रही है, बट उसका गलत प्रभाव हमारे सेहत पे हो रहा है। इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना दो। जैसे अभी तो चलिए हमारे फूड फार्मर भैया हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन लेके आ गए दुनिया में, लोग लेबल पढ़ रहे हैं, हेल्थ ड्रिंक्स से सेगमेंट से काफ़ी सारी चीज़ें हटाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें में सब मिले हुए हैं, लॉबिंग होती है। आपने बहुत गजब बात बोल दी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। हाँ बिल्कुल है ना, आपने बोला कि भैया एक्सपायरी दे दी, तो आजकल हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर भी है ना,
एक्सपायरी के बोल रहे हैं कि एक्सपायरी के पहले भी एक एक्सपायरी है। अगर आपने डब्बा खोल दिया तो चेक करो कि वो 3 महीने में खराब होगा कि 2 महीने में खराब होगा, बस। पर अगर आप पूरी तरीके से पुराने वाले साइंस में जाते हो, पढ़ते हो, तो हमारे पुराने टाइम पे घर पे काफ़ी सारी सब्जी, और इसकी बात नहीं करो, काफ़ी चीज़ें रहती थी जो हम 6-6 महीने भी चला लेते थे। तब इतना ध्यान नहीं देते थे क्या एक्सपायरी है, क्या है, कैसा है। तो ये सारे विदेशियों ने तो दिमाग खराब करा। हाँ, साथ में यहाँ पर पॉलिटिकल लॉबिंग हुई, पॉलिटिशियंस को भी पैसा मिला ना। आपको एक चीज़ बता दूं, चलिए आपके व्यूअर्स बताएंगे कौन से स्टेट में ये चीज़ हो चुकी होगी, वो लोग बताएंगे। कुछ स्टेट्स में ना आईटी कंपनीज को आने में वाट लग गई, आ ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ऊपर जो नेता बैठे हुए थे उन्होंने सीधे बोला, भाई हमारे इधर अगर तुमको हमारी अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ऑफिस लगाना है, पहले 500 करोड़ रुपए दो हमको, तब जाके तुमको लगाने देंगे। सामने आईटी वाली कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी बोले, भाई हम 500 करोड़ क्यों दें? इंटरनेशनल वालों को आदत नहीं है इस चीज की, छोड़ो इसको, छोड़ो, हम दूसरी जगह पे चलते। इस मामले का सबसे बड़ा फायदा हुआ बैंगलोर को, जो हम सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं, क्योंकि बैंगलोर ने ओपन आर्म्स, जैसे सिंगापुर ओपन आर्म्स के साथ सबको बुलाने लग गया, बैंगलोर बोला हर तरफ से आओ। इसलिए बैंगलोर में आपको बैंगलोरियंस कम मिलेंगे, पूरे देश के लोग यहाँ पर मिलेंगे। आईटी का हब क्यों कहा जाता है? इनने कहा स्टार्टअप्स आने आओ, ये, और इसी का फायदा भी हुआ ना। ये इधर प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़े हुए हैं? आप मूवी देखने जाओगे, कुछ कुछ सिटीज में आज भी 50-100 रुपए में मिलते हैं, यहाँ पे 400 रुपए से तो टिकट चालू हो जाती है ढंग की। क्यों? तो ये डेवलपमेंट जो चीज हुआ। अब इसके कारण एक रिपरकशन भी बैंगलोर के साथ ये क्या होगा कि बैंगलोर वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू फेस सो मच ऑफ ऑडियंस। इतने सारे लोगों के लिए इंफ्रा बना नहीं था। बैंगलोर का जो इंफ्रा था वो लिमिटेड लोगों के लिए, शांति प्रिय लोगों के लिए था। लेकिन अब लोग आ गए तो इसका रिपरकशन क्या हो गया कि भैया बढ़िया एयरपोर्ट से अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाना है, बैठो 2.5 घंटे कैब के अंदर, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो सारी चीजें कनेक्टेड थी। तो जो भी आपको जगह दिख रही होगी ना बहुत ज्यादा डेवलप हुई, वो 2 रीजन के कारण हुई हमारे स्टेट्स में। या तो उनने पॉलिटिशियंस के साथ हाथ मिला लिया, जिसमें महाराष्ट्र है, ठीक है, या तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टी ने उस समय पे उतनी ज्यादा उंगली नहीं करी, जिसके चक्कर में वो एरियाज उठे हैं। इसलिए आप नोटिस करना, सबसे बड़े बड़े संस्था भी, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, उनके सबसे ज्यादा हेड ऑफिस साउथ में आपको, राइट, यही है। और उसका मेरे हिसाब से शायद लिटरेसी रेट से भी हो सकता है कुछ लॉजिक, बिकॉज केरला जैसे हम कहते हैं हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और आप देखोगे वही स्टेट सबसे ज्यादा बर्बाद है जहां पॉलिटिशियन झुकने को तैयार नहीं है, जहां पॉलिटिकल पार्टीज का डर है, जहां पर भय है कि भैया उड़ा ना दे, दीदी उड़ा ना दे, जो भी है, राइट। तो ये चीज है। और वो दबाव आपको बजट में भी दिखा है इस बार, बिल्कुल दिखा, 2 स्टेट्स को पूरी तरीके से देना ही पड़ा, वरना मेजॉरिटी हिल जाएगी। भरा हुआ है पेपर। तो आप कौन से 2 स्टेट है आप बता दो, हमको नहीं पता। तो ये वाली चीज है। तो चलो, अपन पॉलिटिशियन की बहुत बात कर रहे थे जी, तो शायद एक क्वेश्चन मेरा आ गया कि हमारे सो कॉल्ड नेताजी बहुत भाषणों में बोलते हैं 8,000 रुपये खटाखट, 10,000 रुपये खटाखट आपके बैंक अकाउंट में। ये पैसा आता कहाँ से? क्या ये लीगल है कि भाई किसी के भी बैंक अकाउंट में आप 8,000 रुपये, 10,000 रुपये जमा करा सकते हो? क्या इसका इनकम टैक्स भरा जाता है? देखिए अब ये सीए लोग तो बहुत अच्छे से समझेंगे। हमारे देश में इनकम टैक्स बचाने के अनगिनत तरीके होते हैं और पैसे लाने के भी अनगिनत तरीके होते हैं। अब उस पर अगर हम बात करने बैठ जाए तो ये एपिसोड खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। बट छोटा छोटा इस पर हम थोड़ा सा ये करते हैं। पहली चीज़ जो इस केस में होती है, ये एक लिमिट, जैसा आपको पता है टैक्स स्लैब लिमिट 2.5 लाख वाला जो ये रहता है, तो बहुत बार पैसे अलग अलग अकाउंट्स में लिए जाते हैं और 2.5 लाख पे लिमिट कर दिया जाता है। तो टैक्स ऑब्लिगेशन नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पहला चीज़ वो हो गया। दूसरा, हमारे देश में भिन्न भिन्न तरीकों से पैसा इधर से उधर होता है। गुजरात सूरत में एक ट्रेन चलती है, आज भी चलती है, वहां पे रोज 1000 करोड़ का सामान इधर से उधर हो रहा है रोज, डायमंड्स के फॉर्म पे। और एक सर्विस भी होती है, ए से नाम शुरू होता है, लोग कमेंट्स में बताएंगे जो उधर के हैं, वो सर्विस चलती है। आपको जान के हैरानी होगी 35% लोग जो व्यापार करते हैं सूरत और गुजरात में, उनके पास आज भी बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट ही नहीं है, कैश में डील करते हैं। अब वो कैसे डील करते हैं आप सोचिए। ये जो ए वाली चीज़ बोली वहाँ वो डील करते हैं। अच्छा, तो हमारा देश सामने से अलग दिखाया जा रहा है, पीछे से कुछ और है। ये पैसा जो आप बात कर रहे हैं ये आता कैसे है? देखिए, जब आपके हाथ में ही सारे डिपार्टमेंट है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। जो डिपार्टमेंट का बंदा आपके साथ रिलेट ना करे
तो उसको आप पद्धति से हटा दो। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई फाइनेंस की चीज़ देख रहा है, वो आपके साथ मैच नहीं कर रहा वेवलेंथ, तो उसको हटा दो, वो बाद में भले ही बुराई करे। हमारा क्या जा रहा है, नोटबंदी के पहले शायद हटाया गया था किसी को। तो पॉइंट वही है कि या तो तुम यस सर करो, हमारे साथ चलो, या तो नहीं। क्योंकि आप जिनकी बात कर रहे हैं, उनके जो घनिष्ठ मित्र है, उनकी जेब में तो 2 सबसे बड़ी चीज़ है। आप कुछ बोलो नहीं, आपके घर पे पहुंच जाएंगे वो 2 पार्टी। तो इसलिए हम कुछ बोलेंगे नहीं, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं पता है भाई। तो ये वाली चीज़ है। उनके बेटा तो पूरा क्रिकेट का साम्राज्य संभाल रहे हैं, जबकि उनने खुद ने क्रिकेट नहीं खेला है, बट पूरा साम्राज्य संभाल रहे हैं। उनके बेटे के भी बड़ा बढ़िया किस्सा था कि जब पहली बार उनको एसोसिएशन का नियुक्त किया गया, उससे पहले उनका एक बिजनेस चल रहा था जिसपे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। 2013-14 की बात है। तो उस समय तक उनका एनुअल टर्नओवर रहता था 50,000। एक ही साल के अंदर वो 8 करोड़ हो गया। 8 करोड़ 50,000 से 8 करोड़। कुछ हुआ होगा, मेहनत कर ली एक साल, हो सकता 2014 के बाद मेहनत बहुतों ने बहुत मेहनत कर, तो मेहनत कर ली। तो हमारे देश में, बट फिर मैं एट द एंड यही कहूँगा कि हम तो बातों में कर रहे हैं, कल हो ना हो। तो अब वो क्या पता, हाँ वह कुछ पता नहीं है। 2 बंदे बैठे, बट 2 बंदे बैठे ऐसे तो चाय पीते कर रहे हैं। मैं तो कॉफ़ी पी रहा हूँ, चेयर्स तो कर रहे हैं। बट पॉइंट मेरा सिंपल सा है कि हमारे देश में 3 ए से कभी पंगा ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। अभिषेक और तीसरा कौन है? अभिषेक बच्चन। सॉरी, कंटिन्यू। नहीं, तो 3 ए है, वो 3 ए से पंगा नहीं लेना चाहिए। उनमें से 2 बिजनेसमैन है, ठीक है, और तीसरे जो चला रहे हैं उनके दोस्त हैं। 3 ए से अगर आपने पंगे लिए, और दुर्भाग्यवश मैं किसी ना किसी इंटरव्यू में उन तीनों से ही पंगे ले लेता हूँ, पर इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ। तो वो 3 ए से हमारे देश को सिर्फ 3 ए ही चला रहे हैं, और 3 ए से अगर आप पंगे लोगे तो आप खत्म हो। और अब आपको मैं एक मेन चीज़ बताता हूँ, पॉलिटिक्स में जिसका इंटरेस्ट है उसके लिए बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा दुख इस इलेक्शन में लोगों को इस चीज़ का नहीं हुआ कि कितने वोट आए, क्या वोट आया। वो जो एक स्टेट चले गया, एक जगह चले गए जिसपे सबसे ज़्यादा उम्मीद बांध के रखे थे कि ये तो आएगा, ए, बिल्कुल वो भी ए है, वो चले गए। अब यहाँ पर मास्टरमाइंड क्या था पता है? वो जो ए में जिस बंदे का नाम चल रहा था, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, जिनको तो मैं भी मानता हूँ भाई, उधर सफाई हो गई है। आप जाओगे, मैं बनारस जाता हूँ, वहां पर बोलते थे कि भले सर ये वाला एरिया था, मेरा ड्राइवर बता रहा था, 3 दिन जो मेरे साथ ड्राइवर था तो वही का है, तो बोले सर ये वाला एरिया था, यहाँ पर सुबह सुबह कट्टे निकल जाते थे, फायरिंग होती थी। आपको पता है क्या हालत होते थे, तो गुंडागर्दी पूरी चलती थी उधर। बोले ये आए 2 साल में सब साफ, और वो देखा है अपन ने, साफ सफाई हुई है उधर। पर फिर हैरानी की बात है, कैसे हुआ ये भी गेम एक है। क्या होता है कि कभी भी किसी सामने वाला, हर कोई चाहता है सब बढ़े, लेकिन इतना ना बढ़ जाए कि कल को जब वापस 4-5 साल बाद होना है, उसमें अगर हमको खड़ा होना पड़े तो लोग कहे कि नहीं आप क्यों खड़े हो, उनको खड़ा करो। तो पहले से ही दबाव बना के रखो। डीप रही है, और किसी ने ये लॉजिक से सोचा ही नहीं भाई ये कैसे हो सकता है। तो इंटरनली ऐसे ही प्यादों को आगे करो जो आपको पता है हारने, बाद की बाद में देखी जाएगी। सारा गेम पूरा देश को 3 ए चला रहे हैं, भारत को ये 3 ए चलाते हैं, एम नहीं 3 ए चलाते हैं। एक एम तो वायलेंट है, दूसरे तो साइलेंट थे, बट चलाते तो तीनों ए है। और 3 ए कौन है मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट्स में बता दो। अच्छा, ये अपन टैक्स की बात आई गई है, तो मैं एक बहुत गजब, आपको किसी से एक सवाल पूछा गया जी, तो किसी ने जवाब नहीं दिया, तो उसका जवाब आप दोगे। मेरा फोन दो, वो वीडियो मैं दूंगा, वो वीडियो प्ले करेंगे, ठीक है, बाद में। ठीक है, गिव मी माय फोन। कोई गेस्ट है? मेरा फोन यही पड़ा है ना। As a broker, when we are putting a trade for retail investor, we are attracting number of taxes, CGST, IGST, stamp duty, STT. तो मैंने भी बनाया था कुछ। Capital gain tax. So today, government of India is earning more than the broker. We have. तो अब गवर्नमेंट सारा हमारा प्रॉफिट ले जाती है, सारा मोटिवेशन हमको है, सारा हमको करना है, स्टाफ हमको रखना है, सैलरी हमको देनी है, टेंशन भी हमको पालनी है, प्रॉफिट गवर्नमेंट ले जाती है। इस पर हम क्या करें सर? बात बिल्कुल सही है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं। बड़ा आसान होता है कहना कि भाई साहब तुम इतना कमा रहे हो तो ये छोटा छोटा एक्सपेंसेस के पीछे क्यों पड़ो, क्यों करना है तुमको, क्यों लिखना है कि क्लाइंट से मिले इसका एक्सपेंस करना है हमको, ये करना है, कंप्यूटर ले रहे हो, ये ले रहे हो, ये बोलते हैं।
तो देखो क्या होता है कि पहली बात तो जब तक आप उस साइड में नहीं पहुंचते हो ना, तब तक सारा ज्ञान आप दे सकते हो। द मोमेंट यू विल रीच ओवर देयर, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में जितना टैक्स लिया जाता है वो कितना आउटरेजियस है। इसको मैं कहूंगा टैक्स टेररिज्म होता है हमारे देश में। बड़ी बात बोल रहा हूँ लेकिन होता है। एक मैं लोगों को जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। आपको क्या लगता है सिर्फ 2-3 टैक्स स्लैब हैं, 10%, 20%, 30%? भाई साहब 55% तक जाता है नेट। जब आप 5 करोड़ के ऊपर कमाते हो तब आप इनकम टैक्स तो भर ही रहे हो, उसके साथ साथ आपका सेस भरना पड़ता है। सेस 5 करोड़ के ऊपर जितना कमाया उस पर नहीं, पूरे अमाउंट पे। आप बीती बता रहे हैं #experience, पूरे पे भरना पड़ता है। तीसरी चीज जीएसटी, सर्विस जो भी बेच रहे हो, इतना बड़ा कारोबार कर रहे हो तो जीएसटी का नोटिस आ जाएगा, जीएसटी आपको भरनी पड़ेगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हम ऐसे भी भर रहे हैं ना। आज अगर मैं कहीं से कहीं तक ट्रैवल करता हूँ, एयरलाइन वाला भी नीचे एक लगा देता है। आपको पता है एयरलाइन पे एक और आजकल चार्ज लगता है, क्यूट चार्ज। लोग कमेंट्स में बताएंगे क्यूट चार्ज का मतलब क्या है। ये इसलिए नहीं कि हम लोग क्यूट हैं, वो एक लगता है क्यूट चार्ज लगता है। आज एक जगह से दूसरी जगह हवाई जहाज लेके जाते हो तो कहीं कहीं पे क्यूट चार्ज, अपना जाके चेक कीजिएगा क्या होता है, वो लोग आप बताएंगे, ठीक है? आपको भी नहीं पता था? नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो ये कुछ कुछ जगह पे लगता है, इंटरेस्टिंग है, गूगल करना आप लोग जाके। तो पॉइंट है इनडायरेक्ट टैक्सेस भी भर रहे हैं, वो करके हम 55% भर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ इसके लिए क्या करना है। विवादित है लेकिन सच्चाई है। आप जाके चेक करो लास्ट 6 साल में कितने मिलियनर्स परसेंटेज वाइज भारत छोड़ रहे हैं। रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल हु आर रिच आर लिविंग द कंट्री। अनुष्का और कोहली कहाँ सेट होने का सोच रहे हैं? लंदन। अगर मैं बात करूं इवन अंबानी की, कहां पर उन्होंने अपना लास्ट पैलेस लिया है? लंदन। क्यों, क्या हो रहा है? कोई दुबई जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है। फाइनेंस के मेरे खुद काफी सारे जो मिलियनर दोस्त हैं वो कहाँ जा रहे हैं? दुबई। रीजन सिंपल सा है, बिकॉज यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं है तो तू क्यों नहीं निकल जाता, तो पाकिस्तान निकल। अरे भाई लॉजिकल बात सुनो, हर चीज में ऑफेंड होने की क्या जरूरत है? जब अगर आप धंधा कर रहे होगे ना, बिजनेस कर रहे हो, अगर आपकी दुकान होगी, कुछ होगा, तो आपको समझ में आएगा देयर इज अ रीजन क्यों यहाँ पर जो दुकानदार रहता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने की कोशिश करता है कि भाई मेरे कुछ नहीं तो 50,000 रुपए बच जाए महीने के, या साल के मेरे 2 लाख 3 लाख बच जाए। वो ऐसे नहीं कि भाई अनएथिकल होना चाहते, मजबूर कर दिया गया है जिसके कारण होना पड़ रहा है। दूसरी चीज आप ये देखो, विदेश में जाते हो, दुबई, सिंगापुर ओपन आर्म्स से बुला रहे हैं, इसलिए वो उस तरह से डेवलप हो रहे हैं। टैक्सेशन उधर सही है। हमारे इधर देश में सिंपल सा है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो सरकार का रेवेन्यू खा रही है, तो उसको 2 तरीके हैं, या तो उसको बैन कर दो, बैन नहीं कर सकते तो टैक्स बढ़ा दो। 1 साल पहले 50% से ज्यादा नुकसान किसको, कौन सी इंडस्ट्री को हो गया? गेमिंग इंडस्ट्री। क्या हुआ? एक टैक्स बढ़ाया, आधी इंडस्ट्री खत्म। जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आनी थी वो रुक गई। आप तो बैंगलोर में, आपको पता है स्टार्टअप कल्चर इधर कैसा चलता है, कितने लोगों ने चालू करा था ये सोच के कि गेमिंग इंडस्ट्री, और गेमिंग इज अ अपकमिंग इंडस्ट्री। बैठे बैठे कर दिया। क्या करेंगे ये लोग? भागेंगे दुबई। दूसरी बात, क्रिप्टो की अगर बात करें, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत गलत काम हो रहे हैं क्रिप्टो में। अभी हाल फिलहाल में क्रिप्टो एक्सचेंज का आया कि भाई $200 मिलियन वहां पर स्कैम हो गया, वहां पर बहुत बड़ा वाला। इससे पहले FTX नाम की एक कंपनी थी विदेश में, उसमें तो कितने $1 बिलियन का स्कैम हो गया था। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बट आप वहां पर भी देखो, जो ऑनेस्टली वहां पर करना चाहते हैं, क्या किया? ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा दिया, STT चार्ज बढ़ा दिया, गया खत्म। हमारे देश की अभी बजट की बात करी जाए, इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर आपने चार्ज बढ़ा दिए। एक समय पे अबॉलिश कर दिया गया था LTC। मैं नहीं कह रहा अबॉलिश करो, बढ़ाओ, बिल्कुल लोग कमा रहे हैं तो आप उनसे टैक्स लो, बिल्कुल लो, 10% चल रहा था, उसको बढ़ाने की क्या जरूरत थी? चलो ठीक है, उसको भी बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म पे भी बढ़ा दिया, लॉन्ग टर्म पे बढ़ा दिया, ऑप्शन पे बढ़ा दो, सब बढ़ा दो। ठीक है, मेरा ये मानना है दबाव रहना चाहिए, वरना लोग हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन कभी भी किसी चीज को अगर आप मुट्ठी को ऐसे रखेंगे ना तो वो संभल के रहेगी, जकड़ लोगे ना टूटने के चांस होते हैं। और काफी देशों में देखा गया इंडस्ट्रियां टूटी हैं जब बहुत ज्यादा रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है। टाइम की बात कर दो आप, विजय शेखर शर्मा जी, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, आप भी एक एंटरप्रेन्योर हो। अगर आपका एक बना बनाया बिजनेस गवर्नमेंट कंप्लायंसेस की वजह से रातों रात खराब हो जाए, आप पूरे बिजनेस को खत्म कर दे रहे हो, मतलब क्या फील यार? तो यही पॉइंट है। इन आवर कंट्री वी आर जस्ट 1 रेगुलेशन अवे फ्रॉम गेटिंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। एक रेगुलेशन दूर है हम हमारे देश में, हम पूरी तरीके से तबाह हो सकते हैं, पूरी इंडस्ट्री तबाह हो सकती है। एक रेगुलेशन, दैट्स इट। यही चीज विदेश में नहीं होती है। विदेश में ओपन आर्म से बुलाया जाता है, आओ इनोवेशन है, आओ। मैं आपको एक बहुत बढ़िया किस्सा सुनाता हूँ, अब जब आपने छेड़ा हुआ है, और ये आज से नहीं बहुत सालों से चल रहा है।
सबसे बढ़िया स्पीकर मेरे घर पे भी है, जो मैं मानता हूँ जिसका बास बहुत बढ़िया है, जिसमें अगर आप रॉक म्यूजिक सुनते तो और भी अच्छा लगता है, वो है बोस के। आपने सुना होगा बोस के स्पीकर्स, तो बहुत बढ़िया, महंगे आते हैं लेकिन बहुत बढ़िया होता है। बहुत कम लोगों को पता है कि बोस तो इंडियन कंपनी थी। क्या सीन था मैं बताता हूँ। तो एक भाई साहब जनाब बैठे हुए हैं, बढ़िया आइडिया है, बोले भाई ऐसा म्यूजिक सिस्टम बनाऊंगा कि जिसमें ना क्लैरिटी आए। देखिए आजकल तो काफ़ी टूल्स आ गए कि क्रिस्टल क्लियर, पहले आवाज़ आती थी, गज 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 आती थी, इंटरप्शन होता था। बोले ऐसा म्यूजिक सिस्टम बनाओ कि भाई मज़ा आ जाए, एक सूदिंग फीलिंग, क्योंकि म्यूजिक से लोग कनेक्ट करते हैं, तो ऐसी चीज़ चाहिए, कल्चर वाली जो बात करी। तो भाई ने बना दिया एक बढ़िया वाला सिस्टम। उसने कोशिश करी अपनी कंपनी को रजिस्टर करने की, इन्वेस्टर ढूंढने की, दुनिया भर की सारी चीज़ें करने की कोशिश करी, भाई थक गया। 45, 50, 60 दिन हो गए, ये लीगल हैसल, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारे चक्कर खाते रह गए। दोस्त को फ़ोन किया जो विदेश पे बैठा हुआ था, भाई क्या करे, भले तू इधर आ, रातों रात करवाते तेरा काम। 24 घंटे के अंदर कंपनी सेट, रजिस्टर्ड। विद इन 2 वीक्स इन्वेस्टर के साथ मीटिंग फाइनल। इन्वेस्टर ने बोला हम पूरा पैसा दे रहे हैं। इस बंदे ने बस एक कंडीशन रखी, मेरा सरनेम बोस वो रहना चाहिए, बाकी आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन संभालो, ये संभालो। हमारे देश से निकल के उधर चले गया। और एक एग्जांपल देते हैं हमारे देश का, सबसे पहला ऑफिशियल मेलिंग वेबसाइट किसका चला था? भाटिया साहब का, हमारे इधर से। आज कोई भाटिया जी को नहीं जानता, बाहर ही बेचना पड़ा उनको। उन्हीं के मॉडल को देख के तो सारे लोगों ने सारी चीज़ें बना दी। तो पॉइंट ये है, टैलेंट है हमारे इधर, बट ये सारी चीज़ों के चक्कर में अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होता है, अगर हमारे देश में इतना ज़्यादा एग्जॉर्बेंट टैक्स सिस्टम बनाया जाता है, और फिर अगर हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो ब्रेन ड्रेन तो होगा भाई, कोई मौका नहीं है। कितने लोग प्राउड होके हम लोग कहते हैं ना कि यार विश्व की जो टॉप 13 आईटी टेक कंपनी है उसमें सीईओ हमारे इधर के हैं। उनकी जाके देखो वो कितने साल से उधर है, कहाँ पर उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी है। और वो अगर आप लोग इतना प्राउड हो रहे हो, वो परमानेंटली आके इधर क्यों नहीं सेटल हो रहे? अब तो पैसा कमा लिए, क्यों नहीं हो रहे? नहीं होना चाहते। यही सारे सिस्टम्स के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही हैं। बिलीव मी, हमारे इधर जो डिस्पैरिटी है बाहर के देशों में, मतलब ओवरऑल ग्लोब की अगर मैं बात करूं, तो टॉप 10% कंट्रोल करता है 90% ऑफ द वेल्थ। हमारे इधर टॉप 1% इंडिया में कंट्रोल करता है 99% ऑफ द वेल्थ। और अगर बिलीव नहीं हो, आप लोग आज जाओ, इसको वीडियो को देख रहे हो, फोर्ब्स का लिस्ट खोलो, टॉप 4 लोगों का इंडिया में आप नेटवर्थ देखो, और उसके बाद ही नीचे स्क्रॉल करते जाओ, जो वो वास्ट डिफरेंस दिखेगा ना आपको परसेंटेज वाइज, बोलोगे अरे भाई साहब क्या डिफरेंस है। सेम हर इंडस्ट्री में हमारे इधर डिस्पैरिटी है। मुझे पहले लगता था कि जितने लोग भी टीवी पे आ रहे हैं ना, सब अंधा पैसा कमाते होंगे। थैंक्स टू द नेटवर्क मैं काफ़ी लोगों से मिला। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनकी सीरीज आप देखते हो अमेजॉन प्राइम पे, और बहुत खतरनाक वाले, उसमें भी कट्टे निकलते हैं। तो अब अभी 3rd पार्ट आया पर बोरिंग चल रहा है उसका, मैंने सुना है। तो ये थे। अब मेरे को पता, मेरे को लगता था इतने बड़े बड़े स्टार है तो खतरनाक लेते होंगे। अब मेरे को पता लग रहा है, क्योंकि मैं कुछ एजेंसीज के साथ भी उठना बैठना चलता रहता है, तो उनके काफ़ी लीडिंग स्टार्स हैं जो इतने डेस्परेट भी हैं, जो हमको लगता नहीं। मेरे को लगा भाई लीड वाले हैं तो ये तो खतरनाक कमाते होंगे, तो ये लोग जितना चार्ज करो उतना तो मैं चार्ज कर लेता हूँ। अब मैं शौक हूँ, मैं बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, सामने वाले ने इनवॉइस दिखा दिया। मैं बोला क्या बात करूँ, ये इतने सस्ते में आ जा रहे हैं। हम तो ये एजम्पशन करते थे ना यार, जो इतने जगह जिनके बिलबोर्ड लग रहे हैं, ये लग रही है तो खतरनाक होंगे। तो पॉइंट ये है कि हर इंडस्ट्री में डिस्पैरिटी है। एक और इंडस्ट्री का काला सच मैं बता देता हूँ, जस्ट बात चल रही है, ऑल्दो नॉट रिलेटेड, मैं बताता हूँ। सबसे बेकार इंडस्ट्री है मीडिया इंडस्ट्री, राइट। और मीडिया इंडस्ट्री में ये सारे सब के सब हिपोक्रेट है। आप किसी भी रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल पे चले जाओ, आप किसी भी रेप्यूटेड मीडिया हाउस पे चले जाओ, किसी भी रेप्यूटेड मीडिया चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे प्रमोशन अगर आपको पाना है तो आपको बॉस के साथ सोना पड़ेगा। दिस इज द हार्श रियलिटी। मेरिट के बेसिस पे आपका प्रमोशन नहीं होता। बोलोगे अरे लड़के कैसे, तो बॉस लड़कियां भी नहीं होती क्या? और ये अगर कोई मीडिया वाला है जो उधर 5-10 एनोनिमस आईडी से भले, वो कमेंट में बता सकता है सच है कि नहीं है। मेरिट के बेसिस पे प्रमोशन वहां पर नहीं होता है, वहां पे बूट लिकिंग और ये वाली चीज। मीडिया हाउस इतना गंदा है, बाहर ये सब दिखाते नहीं है। तो बॉलीवुड से भी ज्यादा गंदा हो गया। तो जो चीजें आप देख रहे हो वैसा है नहीं। बहुत बॉलीवुड की असली सच्चाई आपको बॉलीवुड में रह के नहीं मिलेगी। आप कभी दुबई जाओ और दुबई में बड़े बड़े होटल्स में बैठो, तब आपको पता लगेगा बॉलीवुड की असली सच्चाई। जिन हीरोइंस को आप सबसे ज्यादा मानते हो वो उधर क्या कर रहे हैं, आपको तब पता चलेगा। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। और जो हमने आज थीम में स्टार्टिंग में कहा है, पैसे के सामने हर कोई झुकता है, वही वाली चीज हो रही है। देखो सर, है ना, मैं भी जब बिजनेस, मेरी आज कंपनी की वैल्यूड है ऑलमोस्ट 500 करोड़। वाह।
ठीक है, और मैंने 4 साल में बनाई है, बूट स्ट्रैप कंपनी बनाई है जी। जो दर्द मैंने सहा है ना, वो खून के आंसू रोने जैसा दर्द है। ठीक है, अब मैं ये बात जो भी यंग एंटरप्रेन्योर बन रहा है, क्योंकि मैं तो एंटरप्रेन्योर था नहीं, बचपन से तो नहीं था, बिल्कुल, मैं तो अभी बना हूँ, और कॉन्सिडेंसली बना हूँ कि भैया यार कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण हो गया ये। जी। ठीक है, और ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर ऐसे ही बने जाते हैं। जी। सब आप जितने भी इंटरव्यू सुनोगे ना कि वो यही बोलते हैं यार हम तो बनना नहीं चाहते थे, ऐसा ऐसा हो गया। जी। चाहे आप गुजरात में जो एक ही बात कर रहे थे उनका इंटरव्यू सुनोगे तो वो भी उन्होंने भी यही बोला। बिल्कुल। ठीक है, वो वैसे हमारे इंडस्ट्री के हैं, स्टॉक ब्रोकर थे। जी। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर नए बनना चाह रहे हैं उनको अगर इस फील्ड में आना है, एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में आना है, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि जो ये अंदर दलदल है, जो ये अंदर कंप्लायंसेस पार्ट है, सबसे पहले उसको सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अगर वो सीख लिया, और वो अगर खुद ना सीख सके तो एक्सपर्ट को हायर करो, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंप्लायंसेस हर जगह है, क्या सब जगह सारे रूल फॉलो किए जाते हैं? आप इस देश में इतने साल से रुके हो, आपको पता है कितने रूल्स फॉलो किए जाते हैं? नहीं किए जा सकते। हमारे देश में रूल्स बना है सिर्फ गरीब और आम आदमी के लिए, बड़े लोगों पे रूल्स लागू नहीं होते हैं। और जिस दिन रूल लागू हो जाते हैं वो लंदन भाग जाते हैं। और जितने भी रूल है, अगर मान लो बिजनेस की ही बात करें आज हम, तो उसके लिए होते हैं अकाउंटेंट, एक्सपर्ट होते हैं, उसके लिए होते हैं सीए, एक्सपर्ट होते हैं। फिर भी बड़ी बड़ी कंपनियों को जीएसटी के नोटिस आते हैं, इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं, तो क्या इन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी? ढंग से रिश्ते नहीं बनाए, तो रिश्ता बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तो पवित्र रिश्ता बनेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये ना 10 साल पहले की बात करते हैं, 2010-12 के आसपास की बात करते हैं, तब भी एक फ्रेशर की सैलरी 3 लाख रुपए थी। ठीक है, और आज भी एक फ्रेशर जब आता है तो उसकी सैलरी 3 या 4 लाख रुपए ही होती है। तो 3-4 लाख रुपए में आदमी अपना घर चलाए कैसे? तो क्या 10 सालों में हमारे देश ने तरक्की नहीं करी कि हमारी सैलरी 5-6 लाख रुपए हो सके? तो देखो, देश ने तरक्की करी है, हम ये नहीं कह सकते कि देश ने तरक्की नहीं करी है। नंबर्स ये कहते हैं कि एक समय पर हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे, आज हम बात करें 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, और जिस हिसाब से चल रहा है वो $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकता है, आने वाले 7 साल में हो जाएगी। इकोनॉमिक फोरकास्ट ये कहती है। प्रॉब्लम ये है, वही एक तो वेल्थ डिस्पैरिटी की जो मैंने बात करी, ऊपर वाले सब कमा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ, आपने 3 लाख रुपए वाली बात करी, आज एक बंदा जो किसी रेप्यूटेड IT कंपनी में स्टार्टिंग में जॉब कर रहा है और जो Tier 2 Tier 3 सिटी से आ रहा है या IIT IIM का नहीं है, हम टॉप वालों की बात नहीं कर रहे हैं, वो 3-5 लाख की सैलरी लग रही है उसकी, CTC, वो भी कॉस्ट टू कंपनी होती है, वो अलग ही जुमला है, वो छोड़िए, वो नेक्स्ट पार्ट में अगर बहुत सारे लाइक्स आए तो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या हो जा रहा है कि सीन ये हो गया कि एक चीज़ होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सरल भाषा में बताऊं तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मतलब वो महंगाई जिससे कि आपके लाइफस्टाइल के दाम बढ़ रहे हैं। चलिए उदाहरण के तौर पे बात करते हैं। पहले अगर आप आज से 20 साल पहले आप अगर पुणे, मुंबई, बैंगलोर जैसी जगह पे रह रहे थे तो शायद आप 15,000 रुपये में भी आराम से निकल सकते थे, 10-15,000। लेकिन अब अगर वैसी ही लाइफस्टाइल ही रखोगे तो भी आपको एटलीस्ट 30,000 लगेंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, गाड़ी आप तब भी चलाए थे, अब भी चलाओगे लेकिन महंगा हो गया। कपड़े तब शायद 200 रुपये मिलते थे, आप शुरू ही होते 800-1000 से। ठीक है, फिर उसी के हिसाब से अगर आप तब पब में जाते थे, पब का तो खैर कंसेप्ट नहीं था, बट मान लो बाहर खाने जाते थे, 400 रुपये में हो जाता था। आज जाओगे अगर 3 लोग गए तो 2000 के नीचे का आपका बिल आना नहीं है। तो ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ गया है, लाइफस्टाइल महंगाई। और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के एट पार नहीं रही है हमारी सैलरी ग्रोथ, स्पेसिफिकली लोअर लेवल्स। तो क्या हो गया कि सैलरी ग्रोथ अगर 10% से बढ़ी है लास्ट 10 साल में, तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ गया 50% से, बाकी चीज़ें पड़ गई है 300% से। वड़ा पाव जो 6 रुपये में खाते थे 18 रुपये का हो गया, तो 3 गुना हो गया ना। 50 का भी है, 50 का भी है, बिल्कुल। हम तो उधर तक गए नहीं क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े बॉस हैं, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो पॉइंट है कि ये इसमें मैं पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट देश को नहीं दूंगा। और एक गलती यहाँ पर भी है, मैं आपको एक सच्ची बात इधर बताता हूँ, यूथ को बुरा लगे तो लगे, लेकिन ये सच्ची बात है। 95% इंजीनियर्स हमारे देश में अनएम्प्लॉयबल हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रट्टा मार के जैसे तैसे करके पेपर निकाल लिए, उनके अंदर स्किल्स नहीं है। स्किल्स केवल 5% में है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उन सारे 95% को लगता है कि हम वो टॉप 5% है। ये रियलिटी है। हमारी इकोनॉमी अब उस पेपर इकोनॉमी की, एक पेपर आपका जो फ्यूचर डिसाइड करता है वो तो आज भी कर रहा है, लेकिन उससे आगे बढ़ के स्किल बेस्ड इकोनॉमी हो गई है।
आज वो व्यक्ति जो अच्छे से एक कैमरा चला सकता है वो ज्यादा कमा सकता है उस व्यक्ति से जिसने भले ही पूरे 4 साल इंजीनियरिंग करी है लेकिन ध्यान से पढ़ाई नहीं करी है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं गेन किया। आज वो व्यक्ति जो अच्छे से एडिटिंग कर सकता है वो ज्यादा पैसा कमा सकता है एज कम्पेयर टू वो बंदा जो जावा के क्लास में तो बैठा है लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि C++ क्या होता है। आज वो व्यक्ति जो व्यक्ति बैठ के अगर अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, स्किल है उसके अंदर, वो एक एंकर, एक टीवी शो का एंकर बन के ज्यादा कमा सकता है एज कम्पेयर टू एक व्यक्ति जिसने पूरे अकाउंटिंग का कोर्स तो किया है लेकिन उसको ये नहीं पता डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ रहे हैं आप? तो स्किल बेस्ड इकोनॉमी हो चुकी है। तो हम सारा देश को हम ब्लेम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो है वेल्थ डिस्पैरिटी, हमने एक्सटेंसिवली आज के पॉडकास्ट में उसकी बात तो करी है, लेकिन इसमें यूथ भी रिस्पॉन्सिबल है। आज आप देखोगे क्या हो रहा है, स्किल इतनी कम हो गई कि आज अगर एक वॉक इन लगता है ना, बैंगलोर का ही किस्सा है, बैंगलोर और पुणे के किस्से हैं, एक जॉब के लिए 15,000 लोगों की लाइन लगी थी। आपने देखा होगा बीच में कुछ ओपनिंग्स थी, 10-15 ओपनिंग थी, 15,000 लोग। आज पीएचडी होल्डर्स, पीएचडी जिसको एक रिस्पेक्ट देखा जाता था, डॉक्टर लगते हैं, वो पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये एक और चीज बताती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। हम जितना भी ब्रैक कर ले, क्यों टॉप यूनिवर्सिटीज में हमारी यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं आता, गिनती के 2 IITs आते हैं और एक बैंगलोर का इंस्टीट्यूट आता है, इसके अलावा कुछ आपको नाम दिखते हैं? टॉप 20 छोड़ो, टॉप 100 में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि रिसर्च वर्क ही नहीं है यहाँ पे, इनोवेशन वाली बात ही नहीं कर रहे हम लोग। समझ रहे इस बात को? तो जब तक ये पूरा कोर्स है, एक इमारत अगर आपको खड़ी करनी है, अगर आपकी बेस ही, नींव ही है ना, वो स्ट्रांग नहीं है, आज नहीं तो कल इमारत गिर जाएगी। अगेन जो रहीस फैमिली की बात करी, उन्होंने इस चीज पे भी वर्क किया था। एक सिंपल सा किस्सा था, जामनगर में इनका बहुत बड़ा प्लांट था। जब उस प्लांट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो धीरूभाई अंबानी जी है, धीरूभाई अंबानी जी ने बोला कि ये जो पिलर जा रहे हैं ना, हर कोई उस समय पे पिलर को मान लेते हैं, मेरे को एग्जैक्ट वो रेशो नहीं पता, उस पिलर को 2 फीट नीचे तक डालते थे। इन्होंने बोला 20 फीट डाल। बोला अरे सर फालतू का सरी आ जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, ये जाएगा। फिर इनने सोचा 20 फीट डालो। तो बोला अरे सर फालतू खर्चा क्यों कर रहे हो, यही कि तो इमारत है। बोले डालो। उसके बाद क्या हुआ, 3 साल बाद भूकंप आया। सारी इंडस्ट्री, सारे जो कॉम्पिटिटर थे 4 महीने तक उठ नहीं पाए। ये 4 मिनट हिले, काम शुरू हो गए। उन्होंने ये नींव इतनी स्ट्रांग करी, ये पढ़ के कि भी गुजरात इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स, तो इतनी स्ट्रांग नींव बनाओ कि जब हिले ना, हिले काम चालू रहे। फायदा किसका हुआ? इनका हुआ। सेम गोस, एजुकेशन का भी वही सिस्टम है। अगर आपकी नींव ही स्ट्रांग नहीं है, अगर आप बना रहे हो रट्टू तोता, तो कुछ नहीं होना जाना है। आपको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। जापान में पता है आजकल क्या हो रहा है? जापान में एक नई चीज हो रही है जो भारत में गायब हो रही है। भारत में हम संस्कृति को सबसे ज्यादा एडवोकेट करते थे, आज क्या हो रहा है भारत में? सबसे ज्यादा बेटा माँ बाप को नहीं पूछ रहा, पबजी खेलने नहीं दे रहे तो मर्डर कर दे रहा है। ये भी हुआ है, किससे आपने देखे होंगे। डिप्रेशन ऐसा हो रहा है, कोटा में जाके सबसे रिकॉर्ड सुसाइड हो रहे हैं, कितने तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। एग्जाम्स में धंधली हो रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। मतलब हम कितने वीक बन चुके हैं। बोलने के लिए हम स्ट्रांग है, जिम जाके आप स्ट्रांग नहीं बनते, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। डिप्रेशन, ये शब्द तो 10 साल पहले हम बात भी नहीं करते थे। आज हर दूसरा बंदा भाई मैं डिप्रेशन हूँ, लड़की छोड़ गई तो डिप्रेशन में। भाई अगर इसको डिप्रेशन कहते तो हम लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या सह लिया होगा। हम तो मतलब मौत को टक से छू के आए हैं उस हिसाब से। तो आप ये क्या हो रहा है कि नींव ही लोगों की स्ट्रांग नहीं है। जापान में क्या हो गया, पहले 5 साल रेप्यूटेड स्कूल्स में बोला गया है स्कोरिंग सिस्टम नहीं रखनी है। दूसरी चीज है, हम सिर्फ पढ़ाई की बात ही नहीं करने वाले, 70% सिर्फ कल्चर सिखाया जाएगा, ह्यूमन वैल्यू सिखाया जाएगा, बिकॉज यही नींव बनाया जाएगा। व्हाट इज द नीड ऑफ द टाइम? एजुकेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना पड़ेगा। हम सिर्फ IQ के पीछे भाग रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस कम है, इसलिए लोगों के डाइवोर्स बढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, थोड़ा सा पेशेंस इधर से उधर हो जाता है, डाइवोर्स की बात आ जाती है। आप खुद देखो ना, डाइवोर्स के रेट 2019 के बाद से, सिर्फ मैं रिसेंट की बात करूँ, 19 के बाद से अभी तक 200% भारत में बढ़ गए। भारत में डाइवोर्स का नाम कभी सुनते थे आप पहले? ये सिर्फ बड़े लोगों की चीज होती थी, जो अरबपति के हाँ डाइवोर्स हो रहा है, डाइवोर्स से शादी हो रही है। अब क्या हो रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, ऑब्वियसली टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, हम कोई रिलेशनशिप एडवाइस नहीं दे रहे, बट पॉइंट है कि नींव अगर स्ट्रांग रहेगी ना, चाहे वो रिश्ते की हो, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे हेल्थ की हो, चाहे बिजनेस की हो। बिजनेस ही अगर इंटीग्रिटी पे नहीं बना है, कहाँ से टिकेगा? ऑनेस्टी है नहीं। अगर स्टार्टिंग से ही सेल्स वालों ने झूठ बोल बोल के बेचा है तो क्या होना है? अगर स्टार्टिंग से ही पुश सेलिंग हुई है, एक एजुकेशन कंपनी, आपके ही चैनल पे एक वीडियो बहुत चली थी, अगर उसी नींव ही वैसी बन गई है, ओनर ध्यान ही नहीं दे रहा, ओनर अपने इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि ओनर तो टीचर है, तो भाई आप एक्सपर्ट रख लो ना जो इस चीज को पूरा कंट्रोल कर सके। जो हम सबसे बड़े उद्योगपति की बात कर रहे हैं, 5,000 करोड़ रुपए अगर उनकी शादी में खर्च हुए, 15,000 करोड़ कैसे कमाए? उनके राइट हैंड को उन्होंने 1600 करोड़ का घर गिफ्ट किया था। 1600 करोड़ का घर गिफ्ट ऐसे ही किसी को नहीं करते, उसने कुछ तो किया होगा।
क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं 6 महीने का ऑफ भी ले लूँ ना, ये बंदा इतना ट्रस्टवर्दी है, सारी चीजें संभालेगा। या तो ऐसा बंदा रखो तुम, जो बोलते हैं ना राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है, वैसा रखो। तो नींव आपकी हमेशा मजबूत करनी ही पड़ेगी। नींव जहां पर वीक हो गया, तो यूथ के साथ मैं बताता हूँ 3 सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पहला, आज का यूथ डिस्ट्रैक्टेड है, और डिस्ट्रैक्ट करने में देखो, सोशल मीडिया वालों को पैसा कमाना है, हर कंपनी को पैसा कमाना है, वो तो डिस्ट्रैक्ट करेगा ही ना। आज का यूथ आएगा रील एक देखने के लिए एजुकेशन वाला, उसके बाद स्क्रॉल करेगा, वो कुत्ता देखेगा, बिल्ली देखेगा, 4 लड़कियों की फोटो देखेगा, फिर वो लड़कियां अलग अलग डांस कर रही हैं, उसको पता नहीं चलेगा, उसका 2 घंटे चले गए, और फिर रात को वो वही रिग्रेट करेगा, अरे यार आज का टाइम तो वेस्ट कर दिया, कल देखेंगे, कल वही चीज साइकिल रिपीट होने वाली। तो पहला है डिस्ट्रैक्ट, और बड़ा इंसान आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा ही, क्योंकि आप फोकस्ड हो गए तो आप उसके हिस्से का खाना खाने लग जाओगे, वो चाहता ही नहीं है। तो भैया तुम डिस्ट्रैक्टेड रहो, ओटीटी देखो, ये देखो, हम अपने काम पे लगे। तो पहला चीज है, आज का यूथ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। दूसरा, कंपैरिजन। आज सबसे ज्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन की हो रही है, हर बंदा कंपेयर कर रहा है। सोशल मीडिया पे हर चीज फिल्टर्ड है। सोशल मीडिया में एक ऑप्शन होता है फिल्टर, वही बता रहा है पूरे फिल्टर्ड है। सोशल मीडिया पे जो आपके 24 घंटे में से 18 घंटे दुख वाले पल होते हैं, वो कोई नहीं डालता, वो 10 मिनट के खुशी वाले पल सब डालते हैं। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग। फिर हम कंपेयर करते, अरे यार मेरा दोस्त तो देखो यार, तो दुबई घूम रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि वो कंपनी में इतनी घिस घिस के 5 साल बाद उसको ये ट्रिप कंपनी ने स्पॉन्सर किया, उधर भी जाके वो काम ही कर रहा है। उसको मौका रास्ते में जाते जाते मिल गया, बुर्ज खलीफा दिखा तो उसने फोटो डाल दी है। अब तुम ये सोच रहे हो वो दिन भर बुर्ज खलीफा में ही बैठा है, नहीं है भाई, उसके लाइफ में अलग हसड़ चल रही है। वो और किसी की देख रहा है, उसके रिश्ते खराब, वो देख रहा है यार सामने वाले की तो देखो कितनी बढ़िया मस्त मॉडल वाली गर्लफ्रेंड मिल गई है। उसको क्या पता वो मॉडल वाली गर्लफ्रेंड उसके दोस्त का काट के उससे पैसे लेके जाने वाली है। तो ये एक कंपैरेटिव बिहेवियर हो गया, हर बंदा हर सेकंड अपने आप को कंपेयर कर रहा है। पहले लोग जीते थे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए। अगर हम ट्राइबल्स के पहले के टाइम पे जाएं, जो हम बोलते हैं जो ह्यूमन रेस चालू हुआ था, तब एंग्जाइटी क्यों होती थी कि भैया रात को सो रहे हैं, कोई सेबर टूथ लायन या टाइगर आके अटैक ना कर दे। पानी के पास सो रहे हैं, अगर नदी के पास कोई मगरमच्छ आके अटैक नहीं कर दे, वो वाला डर तो अब चले गया क्योंकि हम लोग सिटी में रह रहे हैं। फिर नया डर आया सुपरस्टिशन का। गांव में क्या आता था कि भूत प्रेत आत्मा ना आ जाए, तंत्र विद्या ना आ जाए, ये सारी चीज हो गए। वो वाला अब चलेगा कि लोग शहर में आ गए, थोड़ा मेच्योर हो गए, डेवलप हो गए। अब नया एंग्जाइटी और नया डिप्रेशन क्या आ रहा है, ये सोशल मीडिया मोबाइल से आ रहा है। एक नोटिफिकेशन आता नहीं, अरे यार वो फोटो डाली थी, किसी ने नेगेटिव कमेंट तो नहीं कर दिया, अरे यार ये मेरा दोस्त है, ये तो साला मुझसे बेकार पढ़ता था, इसको 200 लाइक है और मेरे को सिर्फ 50 लाइक है। तो एंग्जाइटी के लेवल हमने खुद ने बना लिए अलग अलग। आज आप देखो सिटी लाइफ में क्या हो रहा है, सिटी लाइफ में पैसे के पीछे भागते 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 लोग, आधा एंग्जाइटी उनका ट्रैफिक में जा रहा है। एक बात बताओ, लॉजिकली सोचो, ट्रैफिक में आप गाड़ी चला रहे हो, सामने वाला आगे नहीं चल रहा क्योंकि उसके सामने वाला नहीं चल रहा। लोग क्या कर रहे हैं, हॉर्न बजा बजा के गाली दे, अबे साले MCBC जो भी चल रहा है, ये बोलने से क्या वो गाड़ी आगे चल जाएगी? नहीं जाएगी। बट तो भी सारा फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। और ये सारी चीजें फिर हम पढ़ रहे हैं आजकल अखबारों में, हार्ट अटैक हो रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, ये सारी चीजें। तो पॉइंट है, आज का यूथ पहला तो डिस्ट्रैक्टेड हो गया है, दूसरा उसके पास फोकस नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, एक मैग्नीफाइंग ग्लास को, पेपर सामने रखा, मैग्नीफाइंग ग्लास, सूरज की किरण आएगी, थोड़ी देर रखो वो जलने लग जाएगा। बट मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे ऐसे करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। फोकस मिसिंग है, डिस्ट्रैक्शन हर जगह बढ़ा दिया है, सिंपल सा है। दूसरा चीज, तीसरा चीज, यहाँ का यूथ के पास पेशेंस नहीं है, पेशेंस जीरो हो चुका है। पेशेंस इज अ कमोडिटी विच इज रेयर इन सप्लाई इन दीज डेज। अर्थ क्या है, आज के यूथ को 30 साल में रिटायरमेंट चाहिए। आज से 20 साल पहले तो 30 साल पहले करियर शुरू होता था 30 की उम्र में, 30 साल में रिटायरमेंट चाहिए। आज के यूथ को 1 करोड़ रुपए 10 साल में नहीं बनाने, 1 साल में भी नहीं बनाने, 1 महीने में बनाने। हो सकता है 1 दिन की भी नौबत आ जाए, जिस हिसाब से चल रहा है। क्यों? सोशल मीडिया में देख ले, सब बना रहे हैं, हम भी बनाएंगे। वो ये नहीं देख रहे कि वो सारे कितने लोन में, कितने क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो रहे हैं, हमको भी बनाना है। अब जब देखिए, प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, जब भी आप उसको पुश करने लग जाओगे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। प्रकृति का जब नियम है कि भाई जैसे जैसे तुम्हारी एज होगी, तुम्हारी मैच्योरिटी आएगी, तभी तुम पैसा संभाल पाओगे। नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, आप रश इन करोगे, चल थोड़ा सा गलत काम कर ही लेता हूँ, थोड़ा और कर ही लेता हूँ। तो ये जो अखबारों में आप देख रहे हो, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मार दिया बिकॉज बर्गर 2 मंगाए थे, लोग 3 थे, एक गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड को नहीं दिया तो मर्डर कर दिया। क्या हो रहा है? इम्पेशंस हो रहा है। भाई एक और मंगा लो ना यार, आजकल तो डिलीवरी हो जा रही है 20 मिनट में, एक और बर्गर मंगा लो। इम्पेशंस हो गया। एक दोस्त ने दूसरे को किडनैप करके मार दिया क्योंकि दूसरे दोस्त के पास कार थी, उसके पापा ने दिए थे, इसके पास स्कूटर थी। क्या हो रहा है कि भाई मेरे पास कैसे नहीं है, मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। पेशेंस है ही नहीं लोगों के अंदर। तो यूथ अगर ये कुछ चीज़ों पे कंट्रोल हो, इसको कंट्रोल करने का आपको सोल्यूशन चाहिए क्या? इसका एक ही सोल्यूशन है जो बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, वो है माइंडफुलनेस। थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ,
एक रीज़न था क्यों हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग सुबह सुबह भक्ति के गीत सुनते थे। मैं कोई रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर वो भक्ति से पॉजिटिविटी आती थी। आज आपके पास पॉजिटिविटी रहने का मौका ही नहीं है। कार में बैठोगे, ट्रैफिक से फ्रस्ट्रेट होगे, चिल्लाओगे। घर पहुंचोगे, टीवी में मर्डर शोज देखोगे, क्राइम पेट्रोल, कि चैन से सोना है तो सो जाओ, वो जो चल रहा है वो चलेगा। मूवी देखने जाओगे, डिशुम डिशुम चल रहा है वहाँ पे, और अलग नेगेटिविटी। अखबार खोलो, मजाल आपको 100 में से 10 भी पॉजिटिव न्यूज़ दिखेंगे, 90 नेगेटिव ही दिखेंगे, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको वो जो रथ है ना, आपको कमान पे लेना पड़ेगा। अर्जुन के पास तो श्री कृष्ण थे, आपके पास आपका ब्रेन है, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा कि बॉस मैं डिस्ट्रैक्शन की लिमिट लगा दूं। और आजकल पॉसिबल है, मोबाइल पे एक ऑप्शन रहता है कि आप वो कर लो, उस पर कि रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि मैं इस ऐप को 1 घंटे यूज़ कर सकता हूँ। आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, कमेंट्स में लोग बताएंगे कितने लोग आज के टाइम पे, यूथ स्पेसिफिकली, अगर आप 30 के अंदर हो, 30-35 के अंदर हो, कितने लोग हो, आप आपका स्क्रीन टाइम देख के बताओ आप कितना टाइम मोबाइल देखते हो। आंसर वहीं पे। कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमारा प्रोफेशन है, प्रोफेशन के काम कितने देर देखते। ये बहाना, हम एक्सक्यूज तो मेकर है। जीवन में अगर हमको सबसे अच्छी चीज कोई आती है वो तो एक्सक्यूज है। अरे सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अरे वो भी तो नहीं हो पाया। अरे यार क्लास में टॉप क्यों नहीं किया, अरे वो बंदा ने पैसे खिलाए होंगे। एक्सक्यूज तो हमारे सब में रेडी रहते हैं। आप खुद देखो, प्रोफेशन के लिए भी करते हैं। मैं मानता हूँ आजकल काफी सारे लोगों का, हम लोगों का बिजनेस भी इस चीज से चलता है, लेकिन क्या हम हर टाइम बिजनेस रिलेटेड देख रहे हैं? हम भी कल्प्रिट है, नो डाउट। तो हमें वो कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऊपर जो बैठा है, जो हम बात कर रहे हैं, जो सबको चला रहे हैं, कठपुतली हम जिनकी, वो नहीं होने देंगे। इन लोगों ने ऐप्स ऐसे बनाए कि हम चिपके रहे, इन लोगों ने चीजें ऐसे बनाई हम एडिक्ट हो जाएं, हमको पता भी नहीं हम लोग एडिक्ट हो गए हैं। आज सबसे ज्यादा लोग 2 चीजों से एडिक्ट हैं। पहला है शक्कर, शुगर, दिन में 10 चाय, उसमें क्या होता है, शुगर। तो पहली चीज वो हो गई। आप बाहर जाओगे, क्या चाहिए खाने के बाद? गुलाब जामुन हो जाए, रसगुल्ला हो जाए, शुगर। शुगर इज एम्प्टी कैलोरी। एम्प्टी कैलोरी बेसिकली आपको कोई, ये सिर्फ फालतू की कैलोरी दे रही है, इसमें ना प्रोटीन है ना कार्ब्स है। अब ये ऑब्वियसली मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये हकीकत है। जितने लोग थोड़े फिटनेस वाले होंगे, मैं नहीं हूँ फिट, मैं खुद बता रहा हूँ, लेकिन मैंने शुगर छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है कि आप अगर नोटिस करोगे, मतलब अब मेरा ऐसा होगा कि बहुत ही बड़ा कोई ओकेजन है तो थोड़ा बहुत चख लो कि भाई जीवन का भी मौज रहे, बट आई डोंट टेक इट। मैं चाय नहीं लेता हूँ, शक्कर वाली कुछ भी नहीं है। और आपने तो अभी देखा ही था, काली कॉफ़ी, उस हिसाब से। तो ये पहला एडिक्शन है, और शुगर का एडिक्शन है, आपको पता नहीं, लेकिन एडिक्शन है। नहीं खाओगे ना 2 दिन, कुछ तो कमी है यार, कुछ तो चाहिए। तो पहला है शुगर, और दूसरा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आप देखो, जो हमारे घर पे वृद्ध लोग थे, यूथ तो छोड़ो, वृद्ध लोग थे, सबसे ज्यादा फेसबुक पे आपको मिलेंगे, वही है भी। और सबसे बेकार चीज जो इन लोगों ने बना दी है, वो व्हाट्सएप का फैमिली ग्रुप है। 25 गुड मॉर्निंग के मैसेज आएंगे, 30 गुड आफ्टरनून के होंगे। हर दिन किसी का बर्थडे चल रहा है, इतने तो मुझे भी नहीं पता, इतने रिश्तेदार है हमारे। म्यूट पे है, आई वो देखना रहा। तो पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया ने बवंडर की तरह हर चीज, अरे पूरे इलेक्शन सेट होता है सोशल मीडिया पे, इसको कहता है पॉलिटिकल ब्रांडिंग। इसकी शुरुआत हो गई थी यूएस से। ट्रम्प भाई साहब ने जो इलेक्शन जीता था, उससे पीछे सोशल मीडिया, ट्विटर का सबसे बड़ा हाथ था। आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा मीडिया और सोशल मीडिया को ओन कौन कर रहा है? बड़े लोग। आप खुद देखो, जिनके बेटे की शादी हुई, वो बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को ओन करते हैं, बड़े बड़े स्टिक, सारे बड़े बिजनेस हाउसेस के। दूसरे वाले ने बोला कि भाई जो मेरे अगेंस्ट में बोल रहा है, उसी मीडिया हाउस को मैं खरीद लेता हूँ, और उसके मेन रिपोर्टर को बाहर खिसका दिया, भाई आप जाओ, डर का माहौल है, तो उनको ही निकाल दिया। दूसरे गए। मस्क भाई साहब की बात करो, क्या किया जाए भाई? सबसे ज्यादा विवाद कौन से मीडिया हाउस में होता है? खरीद लो, नाम ही चेंज कर दिया और खरीद लिया, भाई सबसे ज्यादा विवाद इधर ही होना है। ये लोग क्या कर रहे हैं? क्यों? इनको क्या जरूरत है कि सारा नरेशन हमारे हिसाब से जाएगा? तो डोनाल्ड ट्रंप पे जो गोली चली थी वो भी फेक ही थी, सारा पीआर है। आप तो इस इंडस्ट्री के हो, आपको पता ही है। इधर दुनिया जो दिखता है वो बिकता है, दिखाया जा रहा है। अभी जो डाइवोर्स वाली क्रिकेटर की बात चल रही है, पूरा सिंपैथी उधर जा रहा है। क्या है? सब पीआर है, बट लोग उसी में लगे रहेंगे। अभिषेक ने ये बोला, इसको गाली दो, इनने अभिषेक दो, अभिषेक पागल हो गए, इनको गालियां दो, ये करो वो करो। भाई इसमें भी इन्हीं लोगों का घाटा है। कैसे? मैं बताता हूँ। जब आप किसी को गाली देते हो तो इंडिया में, मैंने क्या पता, नेगेटिविटी पे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो लाइक्स आएंगे, लाइक्स आएंगे तो एंगेजमेंट आएगा, एंगेजमेंट आएगा तो वीडियो किसकी चलेगा? उन्होंने थोड़ी वीडियो बनाया, वीडियो इधर बनाया। वीडियो कौन सा चलना है? ये वाला चलना है। फायदा किसका होगा? इधर होगा। पर ये लोग वो समझ ही नहीं रहे, क्योंकि शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के पीछे हर कोई लगा है, लॉन्ग टर्म कोई सोच ही नहीं रहा। इसमें सबसे गजब जो बात आती है, जो एक्चुअली जो अमीर, जो रईस जो लोग हैं, जो जिन्होंने बहुत कुछ कमाया, ऐसा नहीं कि सभी खराब है, बट जो लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे बात आती है अध्यात्म की, कि उन जो लोगों ने अध्यात्म को अपनाया,
जो हमारा आज का यूथ नहीं कर रहा है। एक ही बात बोलता हूँ, धर्मो रक्षति रक्षते। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर आप धर्म की राह पर चले तो आप एक सफल इंसान बन सकते हो, बट अगर आप धर्म की राह पर नहीं चले तो आप सफल इंसान नहीं बन पाओगे। बहुत गहरी बात बोली है, बहुत गहरी, और मैं इस पे एग्री करता हूँ। क्योंकि जब आपके पास कोई भी नहीं होगा ना आसपास, और जब गिरे रहोगे, वही धर्म का सहारा होगा जिसके कंधे पे हाथ रख के आप वापस उठ सकते हो। और जिसके पास वो नहीं है तो वो अखबारों में आता है सुसाइड हो गया, डिप्रेशन हो गया। इन लोगों के अंदर वही, तो हमें ना बैलेंस चाहिए। आज के समय पे अगर किसी व्यक्ति को आगे जाना है तो 3 चीज़ों का बैलेंस चाहिए: इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंट कोशेंट, स्पिरिचुअल कोशेंट। तीसरा वाला गायब है, क्योंकि हम वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस है, और वही वेस्टर्न लोग मेरे को ना काफ़ी सारे प्रोमिनेंट आश्रम्स के इन्विटेशंस आते रहते हैं इंडिया के। मैं जाता भी हूँ जस्ट टू सी क्या हो रहा है। हम लोग खुद उधर से दूर हो गए हैं। जब मैं सदगुरु जी के आश्रम गया था, ईशा फाउंडेशन, 70% मेरे को विदेशी दिखे। वो लोग हमारी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, इधर डंप कर रहे हैं बर्गर पिज़्ज़ा, इधर सारी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं। हम लोग उनकी सारी बेकार चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, जो वो लोग छोड़ के निकलना चाहते हैं, हम वो सारा अडॉप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कूल लगना भी जरूरी है। आपने जो बात करी इन 3 चीज़ों की, तो हमारे धर्मशास्त्र में भी बात बोली गई है कि रजस, तमस और सत्व, बिल्कुल ठीक है, एक नीचे जाता है, एक ऊपर जाता है, और एक बीच में रहता है, और बैलेंस। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया। मेरी एक लाइफ की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बीच में हो गई थी। उस टाइम पे मैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन मेरा नेग्लिजिबल हो गया था, मैं इग्नोर करने लग गया था। फिर मेरे को 1-2 महीने बाद समझ में आया, यार क्या क्या गड़बड़ हो गई थी, क्या रोका था, ये वाला डिसबैलेंस हो गया ना। बाकी 2 चीजें तो रख ली, ये गया, और वो जाता तो फिर इमोशनल जाता है, और लास्ट में इंटेलिजेंस जाता है। इंटेलिजेंस जाता तो लोग वो कर लेते हैं। राइट, ये बहुत बड़ा, तो ये हमारे आज यूथ में मिसिंग है। मैं जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट मैक्सिमम में मिसिंग है। जो समझदार है वो आगे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा क्लियरली कि ये बंदा आगे बढ़ रहा है। बट मैं आपसे जो बात सुन रहे हैं डिस्ट्रक्शन की, आपको तो मैं ये बात बता दूं सर, जो आपने बात बोली कि लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे कुछ कर देते हैं। मेरे रियल फ्रेंड का भाई थोड़ा पैसा उधार लिया किसी से, पैसा नहीं चुकाया, उसको मार दिया, उसको कुएं में डाल दिया पत्थर बांध के। देखिए, हमको 1.5 महीने बाद उसका बॉडी मिली, फिर कि ऐसा हुआ है, और क्यों हुआ है, ऐसा हुआ है। अगेन दूसरा केस, एक बंदा था जो फिर ब्याज पे पैसा लेता था कि भाई मेरे को थोड़ा पैसे की रिक्वायरमेंट है कुछ चीज़ों करने के लिए, उसने सुसाइड मार लिया, मेरा खास दोस्त। तीसरा, अगेन मेरे खास दोस्त का एक छोटा भाई, सबसे छोटा, 11 जस्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, जॉब नहीं मिल रही थी, ऐसा स्टेटमेंट आया पेपर में, उसका अभी तक हमको क्लेरिफिकेशन नहीं कि क्यों हुआ, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और वो मर गया। यार ये तो मैं एक मैसेज उनको भी देना चाहूँगा, बिकॉज सुसाइड की बात उठी है हमारे व्यूअर्स में। हो सकता है कोई डिप्रेशन से जा रहा हो, कोई जा रहा है। इसका स्पिरिचुअल तो एक आंसर है, बट उसका सबसे बड़ा आंसर है ना, अपने किसी क्लोज्ड वन से बात ज़रूर करो। क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ से गुजरते हो, आप डर के मारे, हिचक के मारे किसी से बात नहीं करते हो, बट सबके जीवन में कोई एक व्यक्ति तो होता है, वो दोस्त हो सकता है, आपके माता जी हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, बीवी हो सकते हैं, बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उससे एक बार शेयर करो। बहुत सारे सुसाइड रुक सकते हैं अगर आप शेयर करो। दुनिया का अंत नहीं हुआ है। और एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जिन लोगों को लग रहा है कि यार कंपैरिजन में लगे हुए हैं कि यार हमारी उम्र हो गई 40 साल, हमने लाइफ में क्या ही किया, देखो 25 साल के लोग कहाँ पहुँच गए। 55 साल में रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स चालू किया, उसको आगे बढ़ाया, और 60 साल में KFC किया। तो आप लेट नहीं हो, ठीक है। आज दोनों कितने बड़े ब्रांड हैं आपको पता है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार मेरी हेल्थ पूरी से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कितने सारे एग्जाम्पल हमने देखा जो व्हील चेयर पे थे या कहीं पर हेल्थ बहुत ख़राब थी, 10 साल डेडिकेट किया अपने लाइफ पे, वहाँ से उठ गए। कितने सारे लोग होंगे जो फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब हो गई होगी, बट समय दो, मेहनत करो, फोकस लगाओ। 5-10 साल में आप जब निकल जाओगे ना, तो वो जो इंसान बन जाओगे, आप जितने स्ट्रांग बन जाओगे, आप वो तोड़ नहीं पाएगा। काफ़ी सारे यूथ ऐसे होंगे कि यार मेरी गर्लफ्रेंड 20, 21, 22, 23 साल के लड़के लड़कियां होंगे, हार्ट ब्रेक हो गया है, मैं क्या करूं। 145 करोड़ की आबादी है भाई। एक ही जन के लिए तुमने भले ही डायलॉग मार दे, चांद तारे तोड़ दूंगा और वो तुमको छोड़ गई या छोड़ गया, जो भी है, देयर आर स्टिल बूफे लगा है। बाहर निकलो उस चीज से। दैट इज नॉट द एंड टू द वर्ल्ड। जितने लोगों को लग रहा है मेरा बिजनेस फेल हो गया, अब मैं क्या करूं, इलॉन मस्क का पहला बिजनेस फेल हुआ था, रिचेस्ट बन गए। उसके बाद जेफ बेजोस का पहला बिजनेस फेल हुआ था, छोटा वाला, उसके बाद रिचेस्ट बन गए।
हमारे देश के भी उद्योगपतियों की बात करो तो यही हुआ था। जितने लोग सोच रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कभी व्यापार नहीं बना पाऊंगा, 10,000 रुपए से इन्फोसिस की नींव रखी गई थी। ठीक है, उस समय पर आप बोलोगे बड़ा है, उधार लिया गया था बीवी से और कंगन गिरवी रखे गए थे। तो पॉसिबिलिटी हर चीज़ है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो बिल्कुल सही है। सारा गेम इधर का है, इसको स्ट्रांग बनाना शुरू कर दो। हम लोग सिर्फ इसको बनने लगे। इसमें ना सदगुरु जी ने, जब हमारा ना एक प्राइवेट सेशन हुआ था, ये सबको नहीं मिलता, क्योंकि जब भी चाहे मैं श्री श्री रविशंकर जी से मिला हूँ, सदगुरु जी से, सारे जितने प्रोमिनेंट है, रामदेव बाबा जी से मिल नहीं पाया हूँ बिकॉज अभी वो थोड़े खुद उनके उसमें लगे पड़े हुए कुछ कुछ चीज़ों में, लाइसेंस इशू में। हाँ, तो वो थोड़े फ्री हो जाए तो शायद उनसे भी बुलावा आ जाए। अभी शायद बीच में मेरा वृंदावन जाने का भी है, वहाँ से भी बुलावा है, और भी 2-3 जगह से हैं। प्लस अभी ओशो के भी जो संस्था को जो संभालते हैं उनके साथ भी है। तो अभी उन्होंने, मैं बिल्कुल मेरे साइड में जो बैठा था पूरा बढ़िया 6 पैक एब्स, क्योंकि वो इंडस्ट्री है, वो थोड़ा सेलिब्रिटी टाइप है, तो मेरे साथ बैठा था, हम 25-30 लोग थे जिनको सदगुरु सिखा रहे थे। तो कुछ हेल्थ की बात है, उन्होंने बहुत बढ़िया एक चीज़ कही। सदगुरु ने कहा कि जस्ट बिकॉज आप, मैं हिंदी में कह रहा हूँ, इंग्लिश में कहा था, जस्ट बिकॉज आप फिजिकली एक बल्जिंग बॉडी है, एक बहुत मतलब तगड़ी वाली बॉडी है, डजेंट मीन कि आप फिट हो। जस्ट बिकॉज आप रोज जिम जाते हो इसका मतलब नहीं कि आप फिट हो। फिटनेस ओवरऑल होनी चाहिए, कि आप यहाँ से भी फिट हो और यहाँ से भी फिट हो। और इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप बस पूरी खतरनाक वाली बॉडी हो तभी आप फिट हो। मैं आपको बताता हूँ, मतलब अजीब है, मैं नहीं कहूँगा मैं फिट हूँ, मैं तो फिट हूँ ही नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है। मैं कभी बैलेंस तो मैं हर चीज़ पे रखता हूँ, काम पूरा करो, वो जो क्या बोलते हैं वर्क हार्डर पार्टी हार्डर वाला चीज़ रहता है। तो मैं जाता हूँ, अभी हाल फिलहाल में गोवा में हम थे, तो वहाँ पार्टी वार्टी में गए थे। मैं रात के 8 बजे से सुबह 3:30-4 बजे तक नाचा हूँ, और मैं अकेला और 3 जन मेरे साथ थे, एक लड़की थी और एक और व्यक्ति थे, वही नाचे थे। आधे लोग उठ ही नहीं पाए, और हमने कुछ भी पिया नहीं है, दारू वारू नहीं पी है। मैं बिस्लेरी की बॉटल, मतलब 4-5 बिस्लेरी की छोटी छोटी बॉटल पी गया हूँ, उसी में पसीना आ रहा है, तो भाई वो हाइड्रेशन तो जरूरी है ना, तो वो कर रहे हैं। अब ये लोग जो बढ़िया जिम वाले हैं, वो भी थोड़ा डांस आता है उनको, पर टिक नहीं पा रहे 15-20 मिनट बाद। कुछ ये वाले, ये क्या हो रहा है, आपने सारी फिटनेस तो कर ली है, लेकिन उसके बाद आप मौज ही नहीं कर पा रहे हो, जी नहीं पा रहे हो। बढ़िया डीजे चल रहा है, डीजे सुकेतु आए थे, जो इमरान हाशमी के सारे गानों के रिमिक्स जो बनते थे ना, आवारापन मूवी के, और ये सब थे। मैंने बोला ये तो भैया अपने पहचान के बढ़िया करते हैं इनके साथ, तो हम तो कर रहे थे वो। तो प्रॉब्लम यही हो रही है कि आज के समय पे हर कोई फिटनेस भी जो चीज़ होती है, मेरा ये मानना है कि फिजिकल फिटनेस तो जरूरी है, मैं बिल्कुल नहीं हूँ अगेन से, बट मेंटल फिटनेस इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी के कारण हो रहे हैं। एक बहुत ही इधर एक किस्सा आया, मैं बताना चाहूँगा टू एंड अप दिस थिंग, कि लोग किस तरह डिस्ट्रैक्ट हो गए, और ये रियल किस्सा है, मेरी पहचान का किस्सा है, ठीक है। तो एक व्यक्ति है, वो IIT में पढ़ा है, IIM में पढ़ा है, ज्ञान है मतलब, IIM अहमदाबाद, ठीक है, छोटी मोटी नहीं। वहाँ से निकलता है, उसके बाद टॉप कंसल्टिंग फर्म में उसकी नौकरी लगती है, ठीक है। टॉप कंसल्टिंग फर्म में करने के बाद 3 साल में वो इतना तगड़ा करता है, क्योंकि उसको बाहर भेजा जाता है, दुबई, सिंगापुर, ये वो प्रोजेक्ट संभाल के इधर आता है। बैंगलोर में उसकी सैलरी, और बैंगलोर में काफ़ी ऐसे लोग हैं, उसकी सैलरी इन हैंड 90 लाख हो जाती है। 24-25 साल की उम्र में 90 लाख बहुत बढ़िया चीज़ होती है, भले वो बैंगलोर जैसी जगह में हो। आप भी मानते हो? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। तो इसको तो क्या ही कम होना चाहिए, पोस्ट अच्छी है, टीम दी गई है, 90 लाख दिया गया है, तो थोड़ा ट्रेंड चलता है कि भैया हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए, तो भाई साहब जाके करवाते हैं। तो हेल्थ चेकअप में डॉक्टर बोलता है कि भाई तेरा BP बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ये करो बाहर, क्योंकि उनका काम बड़ा ट्रैवलिंग का रहता है। मतलब इनका ऐसा रहता था कि सुबह डेनमार्क में है, फिर 2 दिन बाद कहीं और चले गए, थाईलैंड चले गए, फिर 3 दिन का काम के चक्कर में फिर दुबई चले गए, फिर इधर चले गए। तो डॉक्टर बोलता है कि भाई थोड़ा BP है, तो बोला मैंने जिम लगा दी है, जिम की मेंबरशिप, प्रीमियम गोल्ड मेंबरशिप ले ली है मैंने, 30-35 हज़ार रुपये मैं भर रहा हूँ, तो मेरे को कोई टेंशन है, पर्सनल ट्रेनर अलग रखा हुआ है, तो 50 हज़ार रुपये मैं दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, सब बढ़िया हो जाएगा। वो पर्सनल ट्रेनर है भाई, तू प्रोटीन पाउडर खा, ये खा वो खा, बॉडी बना, फ्रूट्स खा, उस तरह से चल रहा है। अब बंदा और फिट है दिखने में, मतलब प्रॉपर फिट है, हम दोनों से तो लाख गुना फिट है वो, ठीक है। फिर उसके बाद होता है 1-1.5 साल बाद अचानक से थोड़ा सा फेंट हो जाता है, फिर उठ जाता है, तो उसकी वाइफ थोड़ी कंसर्न हो जाती है। वाइफ ने जॉब छोड़ दी रहती है, वाइफ पहले IT का जॉब करती है बैंगलोर में, उसने छोड़ दिया रहता है। तो बोले चलो ठीक है, क्योंकि अब इसकी सैलरी 1 करोड़ के भी ऊपर जा चुकी है, बाय द वे 1.5 करोड़ के आसपास हो रही है, इतने तगड़े तरह से ग्रो कर रहा है, ठीक है। 26-27 साल का है, जल्दी शादी कर ली, क्योंकि भाई वही होता है ना, सेटलमेंट हो गया तो घर वालों ने बोला और ये कर ली। और इसका लव मैरिज था मोस्ट लाइकली, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता लव था कि अरेंज था, बट हाँ लव था मोस्ट लाइकली। तो फिर ये हुआ, अब बीवी ने जॉब छोड़ दी,
तो वो बोलते हैं ना कि एक बार आपका गैप लग जाता तो इमीडिएटली तो वैसे भी नहीं लग रहा, वो चिल है यार, 1.5 करोड़ आ रहे हैं घर पे तो क्या टेंशन है, इतने कम उम्र में बढ़िया गाड़ी लो, उसमें भी EMI चढ़ी हुई है, बट ठीक है। अब क्या होता है कि जब इनके 27 साल की उम्र होती है, 27, ओनली 27 के आसपास, ये वापस एक बार फेंट हो जाता है, ठीक है। और फेंट होने के बाद इनके पास कुछ तो ऐप वैप रहता है, पता नहीं बैंगलोर कुछ ज़्यादा ही डेवलप्ड है कि वो डॉक्टर के पास डायरेक्ट वो चले जाता, कुछ सिग्नल विग्नल कुछ ऐसा कुछ तो भी सिस्टम है। इस बार वो उठ नहीं रहे, बीवी टेंशन में घर पे ही थी, क्या हो गया, लगाया, एडमिट करना पड़ा। BP इनका स्काई रॉकेट हो चुका, पर ये तो जिम भी जा रहे हैं, खाना भी सही खा रहे हैं, सब कुछ है। इनके डॉक्टर बोलता है अब तो वन ऑफ द बेस्ट जगह पे इनका ऑपरेट हो रहा है, और ये अपने इसके स्टार है कंपनी के, क्योंकि 1.5 करोड़ अगर मिल रहा है ऐसे वैसे को नहीं मिलता, ये स्टार है, मतलब जो बोलते हैं ना 300 लोगों के बीच में एक शहजादा, ये वो है, ठीक है, क्योंकि सारे कंसल्टिंग के प्रोजेक्ट्स ये ला रहे हैं। तो उनको इनकी बीवी तो बोली, तो बॉस वॉस को पता लगा, सब आए। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई तुम्हारा BP मैंने बोला था चेक करो, कंट्रोल में करो, तुम जो इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग ठीक है, लेकिन तुमने पैसे कमाने के चक्कर में इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है जो तुमको पता भी नहीं चला, एंग्जाइटी इतनी ले ली कि भाई ये काम मेरा हो क्यों नहीं रहा, वो काम क्यों नहीं हो रहा, वो तो बोले ये धीरे धीरे जमा हो रहा था तुम्हारे अंदर, जिम करने से कुछ नहीं हो गई, ये सारी चीज़ हो गई। तो पहले दिन ना इसके ऑफिस का बॉस भी आया, बॉस बोला नॉट टू वरी, तुम ठीक हो जाओ 1-2 हफ्ते में, तब तक ब्रेक लो, आराम से मैं करवाता हूँ। तो वो हो गए, मैनेजर भी आए। तीसरे दिन इनके कुछ दोस्त लोग भी आए, कि जो गहरे दोस्त रहते हैं वो भी आए। अब चौथे दिन डॉक्टर जो इनको ट्रीट कर रहे थे उन्होंने बोला कि अब ये लाइफ टाइम पैरालिटिक रहेंगे, उठ नहीं सकते। ओ माय गॉड। ठीक है, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, उठ नहीं सकते। और ये न्यूज़ भी अब इनके ऑफिस में पहुंची। 10वें दिन इनका सिर्फ बचपन के 1-2 दोस्त आए, अभी भी एडमिट है, 15-20 दिन बाद इनको निकलने, उसके बाद से कोई नहीं आ रहा है। 20वें दिन पे इनकी बीवी को पता लगता है, क्योंकि इनके दोस्त भी रहते हैं ना, सर्कल तो बन ही जाता है, दोस्त भी रहते हैं, कि भाई इनका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया गया है, 40 लाख पे किसी और को हायर कर दिया गया है, जो अब ट्रेन होगा और ये सारी चीज़ें संभालेगा। उधर से बॉस फ़ोन उठाना बंद कर देते, ठीक है। जब ये घर आते हैं, परिस्थिति अब ये हो गई कि अब EMI तो ले लिया, लाइफस्टाइल तो वही बन गई है उस हिसाब से, वो वाली कंपनी अब इनको नौकरी नहीं दे रही। बोले बॉस यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब। कंपनी के तो फायदे से मतलब है ना, 1.5 करोड़ दे रही है, मतलब 15-20 करोड़ का धंधा निकाल रही है उनसे, सिंपल से, उससे ज़्यादा ही निकाल रही है, ठीक है। तो जॉब गई, दोस्त गए, मैनेजर गए, पैरालिटिक हो गए, जीवन गया, बीवी का ब्रेक लगा था तो उस हिसाब की नौकरी नहीं मिल रही कि EMI चाहिए, एट द एंड सारे एसेट्स बेचने पड़े, आज भी वो ट्रीटमेंट ही चल रहा है। तो भाई पैसे के पीछे इतने बावले होके भी मत भागो कि जीना छोड़ दो। द एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला सेड वन स्टेटमेंट बिफोर डाइंग, कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने हर जगह इन्वेस्ट किया, बहुत पैसा कमाया, काश हेल्थ पे कर दिया हो। दारू वो लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ पाए, स्मोकिंग लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ पाए। एक आखिरी सवाल सर जी। ठीक है, पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया हमारा, ठीक है, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हमारे, क्या बात, और बहुत कम टाइम में आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, लगभग 6 महीने में हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। क्या बात। और अभिषेक जी आप आ गए ये हमारे लिए, मतलब आपको भगवान मिल गए जैसा हो गया। प्रेम से कोई बुलाता है तो मना नहीं करता। सो आखिरी सवाल है, ठीक है, माफिया बिजनेस का डार्क साइड क्या है? देखिए है तो ये काफ़ी डिटेलिंग में, लेकिन मैं इतिहास से लेके चलता हूँ। माफियाज हमेशा से रहे, चाहे देश की बात है विदेश की तरह। इसका ट्रेंड सेटर में एक व्यक्ति को मानता हूँ, उस व्यक्ति के किस्से सुनाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो दिन के 300 से 400 करोड़ कमाता था, दिन के 300 से 400 करोड़ कमाता था। एक बार माफिया वाले हैं तो पुलिस वाले तो पीछे पड़ेंगे, पुलिस से भाग रहे थे, जंगल में गए, बेटी के साथ थे, तो बेटी को ठंड लग रही थी, पापा ठंड लग रही है, इनके पास सिर्फ कैश बहुत सारा है और बेटी है। अब बेटी जान से प्यारी है, माफिया हो बट दिल से तो पिताजी है ना। क्या किया, $7 मिलियन कैश आग लगा दी बेटी को गर्मी देने के लिए, जैसे बॉनफायर होता है वो किया गया। इनके जो ये ड्रग्स सप्लाई करते थे बहुत सारे देशों को, तो जो पायलट जाता था ड्रग्स लेके, उसको एक फ्लाइट का 4.5 करोड़ रुपये देते थे कि तू पहुंचा, तेरे को मैं पैसों से नहला दूंगा। वो जीवन में जितना नहीं कमा सकता था उसको एक फ्लाइट का मिलता था 4.5 करोड़। एक बार घर शिफ्टिंग हो रही थी इनकी, तो हम लोग घर शिफ्टिंग में क्या होता है, मूवर्स और पैकर्स को बुलाते हैं, 1 ट्रक भर जाता है, 2 ट्रक भर जाता है, उसी में चले जाते हैं, कुछ सामान तो छोड़ के ही चले जाते हैं पुराना वाला। इनके इसमें लग गए थे 3 शिप्स के अंदर यॉट है, छोटे वाले बोट्स जा रहे हैं,
हेलीकॉप्टर है, बहुत सारी गाड़ियाँ, आलीशान गाड़ियाँ, ये सब इनकी शिफ्टिंग में जाती थी, 2-2 बोट भर भर के, 2-2 बड़ी बड़ी शिप्स भर भर के। मैं बात कर रहा हूँ पाब्लो एस्कोबार की। इनके ऊपर काफ़ी सीरीज भी आपको दिखेंगे नेटफ्लिक्स पे। तो ये व्यक्ति ट्रेंड सेटर थे। इन्होंने कोलंबिया को डेथ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना दिया था। मतलब ये इतना, जो मेरी बात नहीं सुनेगा, जो मूवी बॉलीवुड मूवी में नहीं देखते, अच्छा भाई का नहीं सुनेगा उड़ा दो, ये वो थे वहाँ के। डेथ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में कोई जाना नहीं चाहता था वहाँ पे। बोले हम हर जगह चले जाएंगे, हम एक बार को पाकिस्तान चले जाएंगे, हम कोलंबिया नहीं जाएंगे, ये सीन था। इन्होंने क्या करा, पैसा बहुत, ड्रग सप्लाई और ये सारी चीज़ें करके बहुत करा। इनके साथ गलती हो गई थी, ट्रेंड पे बना दिया। फोर्ब्स में आए थे भाई ये, रिचेस्ट पीपल में। फोर्ब्स को बार बार सवाल पूछा गया, भैया क्या चल रहा है फोर्ब्स में, ये लोग कैसे आ गए, कैसे आए मेरे को पता नहीं, बट फोर्ब्स में भी आ गए। तो एक बार फिर क्या हो गया था कि इन्होंने ना थोड़ा एग्रेसिव हो गए, ये पॉलिटिक्स में भी घुसे थे। हर माफिया वाला कभी ना कभी पॉलिटिक्स में घुसता है, व्हाइट कॉलर बनने के लिए आता है। भारत में भी वही सीन है। भारत में कौन ऐसा होगा वो लोग बताएंगे, हमको तो नहीं पता, बट ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये व्यक्ति गया, अब क्या हो गया, इन जर्नलिस्ट इनके अगेंस्ट में लिख रहा था, जर्नलिस्ट को उड़ा दिया। ये खबर थोड़ी वाइल्ड फायर जैसे फैली। फिर 2 गवर्नमेंट वालों को उड़ा दिया। तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भैया ये तो ज़्यादा हो रहा है। तब ने फिर एकजुट होकर बोला आर्मी बनाओ और इनको उड़ाओ। इन्होंने खुद की गुंडों की फौज बना दी थी। तो पहले गुंडों को उड़ाया गया, फिर आखिरी दिन इन्हीं के घर पे खतरनाक वाली फायरिंग और बॉम्बिंग की गई। इनको पता था मेरा आखिरी दिन है, इनके घर पे इनको उड़ा दिया गया, सिंपल। तो ट्रेंड सेटर तो ये थे, जो ग्लैमरस, हम मूवीज में भी देखते हैं ना ग्लैमरस वाले माफिया वाला टाइप, तो ट्रेंड सेटर ये थे। फिर हमारे देश में आए, बॉम्बे में, मुंबई में, चेन्नई में भी चलता था, मुंबई में गैंगस्टर्स वाला गैंग आया। गैंग वॉर्स बहुत चलते थे, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से साफ किया था कि आई थिंक इंदिरा गांधी जी ने फिर वर्डिक्ट पास किया कि भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब फिरौती मांगते थे, फिरौती नहीं दी तो उड़ा दिया, बिल्डर्स को उड़ा दिया, बिजनेसमैन खौफ के दम पे, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इनका ना एक सबसे बड़ा एंट्री हुआ था बॉलीवुड के थ्रू। कैसे हुआ था, एक बंदा था हाजी मस्तान, बहुत बड़ा गैंगस्टर थे, ठीक है। वो आपने अगर मूवी देखी है वंस अपॉन अ कुछ मुंबई करके, सुल्तान, वो वही है। हमारी मूवीज भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होके ही बन रही हैं रियल लाइफ स्टोरी से। तो वो बंदा था, जैसा दिखाया था ना डायलॉग बाजी दबाव, वैसा ही था, पर वो बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन, और उसको एक हीरोइन पसंद आ गई थी, मूवी में भी दिखाया गया है ना, दिल आ गया था, और शादी भी हुई थी उनकी, उस हिसाब से इलीगल हुई थी बट हो गई थी, ठीक है। तो इस बंदे को बॉलीवुड इतना पसंद था, तो गैंगस्टर लोगों को ना बहुत ऐसी नज़र से लोग देखने लग गए थे, अरे यार तो क्या है, मारा काटी करते, तो उनको ग्लैमरस दिखाना था खुद को। तो ये लोग क्या करते थे, बॉलीवुड के साथ ताल्लुक बनाए, हमारे साथ बैठो, 3-3 लड़कियां हीरोइनें बैठी हुई हैं, हीरोज आ रहे हैं, एक तो डी कंपनी के मालिक हैं जो बैठे हुए हैं बाहर में, उनके साथ तो बड़े बड़े अभिनेताओं की फ़ोटो आई है स्टेडियम पे, गूगल अगर आप करेंगे झकास तो आपको बहुत सारे दिखेंगे, ठीक है, ये वाले के भी दिखेंगे। तो पॉइंट ये है कि काफ़ी सारे ये आने लग गए। अब क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स उस समय पे देखे कि इसका फ़ायदा हमको हो सकता है। कैसे हो सकता है कि मूवी बिजनेस कभी भी कमर्शियली उतनी वाइबल नहीं थी पहले। के एल सेगल जी की देवदास निकली थी ब्लैक एंड वाइट के टाइम पे, वो पहली कही जाती है कि एक तरीके से हिट मूवी बनी थी, तब लोगों को पोटेंशियल समझ में आया कि ये था। बट फिर आगे चल के इतना चल नहीं रहा था। पहले यही होता था कि एक ही स्टूडियो रहेगा, उसी के अंदर सब कुछ हो रहा है, एक्टर ही सिंगर है, सिंगर तो आप मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा, सिंगिंग भी आनी चाहिए, डांस भी आना चाहिए, डांस तो थोड़ा बहुत ही होता था, और ये भी आना चाहिए। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि उसमें प्रॉब्लम ये थी कि बैंक्स पैसा देने को तैयार नहीं थी। बैंक्स को ये लॉस मेकिंग लगता था, रिस्क है ना, कौन सी मूवी चले कौन सी नहीं चले हमको पता नहीं, हमारा एनपीए बन जाएगा। तो फिर क्या हो गया कि ये बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। तो प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि भैया खर्चे कैसे निकाला जाए, मुनाफा कैसे कमाया जाए। जब अंडरवर्ल्ड इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, माफिया इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो इन्हीं से पैसा क्यों ना उठाया जाए। तो डीलिंग होनी शुरू हुई कि भाई साहब आप 50 लाख रुपए दो, मूवी करेंगे, मूवी का इनॉग्रेशन आपसे, पार्टी आपसे, ये सारी चीज़ें ये करी जाएंगी। तो बोले ठीक है। तो वहाँ से माफिया से पैसा आना शुरू हुआ, और बहुत सारा पैसा इधर उधर आने लग गया। तब जाके थोड़ा उस समय की गवर्नमेंट को लगा कि भैया काला पैसा बहुत जा रहा है, माफिया का पैसा जा रहा है, टैक्स इस पे बचाया जा रहा है, सारा कैश में ट्रांजैक्शंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये वाला बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी सारी हीरोइनों को मराया भी गया है। अगर मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, एक मूवी थी, लोग गेस करेंगे हीरोइन का नाम है, जिसमें एक बहुत बढ़िया गाना है, टन 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 टन, मैंने ट्यून भी बता दी है। 19 साल की बेचारी थी, सुसाइड बताया गया, राइट, बट धक्का मारा गया था। शी वॉज गेटिंग सो पॉपुलर बिकॉज शी वॉज फेमस अमंग्स दिस थिंग। माना जाता है वो सुसाइड नहीं था, मर्डर था। उसके बाद भी एक और लड़की सेम उम्र की, उसी उम्र में मरी थी आज से कुछ साल पहले,
एक हमारे खान साहब की एक मूवी थी जिसमें वो सब कुछ भूल जाते हैं, उसमें उनका साइड रोल था उस हीरोइन का, वो भी एक रूम में मरी हुई पाई गई, पर वो भी अगेन सुसाइड दिखाया गया। और हाल फिलहाल में एक बहुत बड़े अभिनेता थे कोविड समय पे, उनका भी नाम आया था, जो बहुत अच्छा कर रहे थे, नीचे से ऊपर उठ रहे थे, वो भी सुसाइड ही बताया गया। हाँ। सब में दो ही चीज़ें कॉमन होती है, या तो पॉलिटिक्स या तो माफिया। तो हर तीनों के केसेस में आप देखोगे तीनों चीज़ें। कमिंग टू द पॉइंट, तो यहाँ पर सारी चीज़ माफिया के थ्रू चलने लग गई। फिर थोड़ा गेम चेंजर आने लगे, 1992-93 ब्लास्ट, और अचानक से एक बहुत बड़े अभिनेता के तरफ से गन बरामद की जाती है, एलिगेशंस लगते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, तो बहुत गलत चीज़ चल रही है। अचानक से सब हिल जाते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और इसी बीच में जो हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं रहती है वो डिसाइड कर लेती है कि अब एनकाउंटर, तभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नाम आया, उड़ाओ, इनके ऊपर भी मूवीज़ बनी है, जैसे एक लोखंड वाली बनी है और 2-3 बनी है, तो वो सब बनाया गया। तो धीरे धीरे सफाई शुरू की गई। दूसरा ये देखा गया कि भाई अब प्रोड्यूसर्स जब पैसा देने लग गए, 50 लाख 1 करोड़ जो अंडरवर्ल्ड से आ रहा है, जिसके चक्कर में एक्टर्स की फीस बढ़ने लग गई है, तो अब ये खर्चे कहाँ से निकाले जाएं, तो अब हमको फंडिंग चाहिए। तब आई एक मूवी जो पहली बैंक से फंडेड होके हिट हुई, जिसने सारे दरवाजे खोले, जो सबने देखी होगी, मोस्टली देखी होगी, लेकिन सबको पता ही नहीं है कि वो पहली मूवी थी जिसको बैंकिंग ने इन्वेस्टमेंट किया और वहां से पैसा निकला, बना सबका, प्रोड्यूसर का, एक्टर का। ये उसमें अभिनेता थे अमिताभ बच्चन, दूसरे थे अक्षय कुमार, तीसरे थे अर्जुन रामपाल, चौथे थे परेश रावल, और मूवी का नाम है आंखें। चोरी, जो चोरी वाली, वो फंड हुई। जब वो हिट हुई तो बैंक्स में क्या होता है, जब एक सक्सेसफुल मॉडल होता है तो सबको लगता है कि हाँ अंदर कुछ हो सकता है, तो बाकी बैंक्स ने शुरू किया। फिर उसके बाद एक हमारी सीरियल की बहुत फेमस प्रोड्यूसर है जिनने अभी तक शादी नहीं करी है, नहीं वाले जो कपूर मैडम, उन्होंने अपने सारे सीरियल्स के लिए, जो आप में से घर में सबने देखे होंगे, स्टार पे आते थे, तो उसमें फंडिंग बैंक से आने लग गई, वो भी कमर्शियली वाइबल हुआ। तो जब ये चीज़ होने लग गई तब प्रोड्यूसर्स को लगा कि अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो धीरे धीरे हाथ पीछे करने लगे। बिकॉज क्या हो गया कि जो हमारे वो भाई हैं जो हिरण उड़ा देते हैं, लोगों को उड़ा देते हैं रास्ते से, उनके साथ भी यही वाली चीज़ हुई थी कि उनकी जो आखिरी मूवी थी, जो अंडरवर्ल्ड की आखिरी भी जो ऑफिशियली फंडेड मूवी रही है हमारे, ऑफिशियली, वो भी भाई की मूवी है। तो उसमें भाई को धमकियाँ आने लग गई थी। अभी भी चला था बीच में, आपने देखा होगा बीच में शूट आउट ये वाला, क्योंकि वो ताल्लुक एक बार जुड़ गए तो कहीं ना कहीं से वो पलट के आता है, बूमर रहेंगे वो, कहीं ना कहीं से पलट के आएगा। तो वही वाली चीज़ थी। तो वो लोग गेस करेंगे कौन सी मूवी है, मिल जाएगा शायद, थोड़ा गूगल करेंगे तो वो मिल जाएगा। बता देता हूँ, 4 लेटर की, डमशलाट्स बना देते हैं, 4 लेटर की है, और उसमें दो ही वर्ड है जो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वो फंडेड थी, तो माफिया से जाके चीज़ें वहाँ पे निकली और फिर कमर्शियल वाइबल। फिर उसके बाद लेट 2000s में डिज्नी के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, यूटीआई के साथ कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो रहा है। फिर उसके बाद इधर भी जिसकी शादी की आपने बात करी, उनके जो छोटे भाई हैं वो स्पिलबर्ग को लेके आ गए, जो कि बाहर की बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ बनाते थे, उनके साथ बैठ के आई थिंक उनने टाइटैनिक बनाई और ये सब बनाया, तो वो उनको इधर लेके आ गए कि भाई हमारे प्रोडक्शन हाउस के साथ, जो प्रोडक्शन हाउस भी गया बाद में डूबा, तो वो सारी चीज़ें करें तब जाके तो माफिया कहीं ना कहीं एक पिवटल फैक्टर बना। तो ये तो हो गया बॉलीवुड माफिया। एक चला था रियल एस्टेट माफिया, वो तो अभी भी चलता है, मुंबई में सबसे ज़्यादा एक्टिव है। मुंबई में मजाल वो रियल एस्टेट के दाम कभी कम होने देंगे, नहीं हो गया, कभी नहीं होगा यार। सबसे मजेदार मेरे को लगता है जुहू सी फेसिंग तो बढ़िया घर होता है। जुहू सी फेसिंग जो फ्लैट है, घर पूरा नहीं बोल रहा, फ्लैट है, वो 300 करोड़ का है। वो बंदे ने 300 करोड़ किस लिए दिए हैं कि रोज रात को 4 बजे तक हल्ला गुल्ला इधर चलते रहे, खिड़की खोल के लोगों को अच्छा व्यू चाहिए, उसको क्या दिखेगा, निब्बा निब्बी घूम रहे हैं सामने, हाथ पे हाथ डाल के, उसको दिन भर यही दिख रहा है। और डर उसको अलग है, बारिश जिस तरह से होती है, एक दिन बाढ़ आ जाएगी, इसका घर हो जाएगा, उसके लिए उसने 300 करोड़ दिए हुए हैं। क्योंकि वहां के रियल एस्टेट माफियाज कभी भी दाम कम होने नहीं देंगे। आप, उनका भी स्टाइल रहता है, अरे भाई क्या कुछ तो भी रेट चल रहे हैं, आप कुछ कुछ एरियाज में चले जाओ, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारा जो कैश बेस्ड पैसा बहुत ज़्यादा वहां पे लगा है, अनअकाउंटेबल। तो क्या होता है, जितने भी ये काला पैसा होता है, ये 2 तरीके से ही जाता है, तो रियल एस्टेट में जाता है, तो केमन आइलैंड्स चले जाता है, तो फिर स्विस बैंक पे चले जाता है। ये 3 तरीके से, फिर वहीं से गोल गोल घुमा घुमा के ये लोगों को पसंद आ गया होगा, तो सेकंड पार्ट में हम पूरा थोड़ा डिस्कस करेंगे किस प्रकार से था। तो माफिया वहां पर भी आ गया। और तीसरा जो सबसे बड़ा माफिया है वो है कॉर्पोरेट माफिया। गजब है, वो एक नेक्स्ट लेवल ही है, लेकिन उसको भी बताने के लिए लोगों का अगर प्यार मिलेगा तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट पे बिल्कुल बताएंगे जी। थैंक यू सर। दोस्तों, पॉडकास्ट तो चलते रहेंगे, पर अपनी मेंटल हेल्थ पे जरूर ध्यान दीजिए, और यहाँ पे मजबूत रखिए इसको, तो अपने आप सक्सेस मिल जाएगी।
ये थे अभिषेक भाई, अभिषेक के साथ। वेलकम, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ सबको कुछ सीखने मिला हो। और आप लास्ट एक बता दीजिए सर, आपको मेरे से मिलकर कैसा लगा? अरे बिल्कुल मज़ा आया, एक तो अभिषेक स्क्वायर भी हो गए, तो अभिषेक जी तो बढ़िया, हमने तो ऐसे कैमरा के पीछे भी काफ़ी बातें करी है, तो काफ़ी, और मेरी पूरी बेस्ट विशेज़ हैं। अगले पार्ट तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ हम 3 लाख 5 लाख पे बैठे हो, तब हम करते हैं, और बिल्कुल होगा, मेरी बिल्कुल बेस्ट विशेज़ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।